जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताओ एक बार। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन लेके बैठिए जल्दी से। आगे भाई सभी को। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी लाइव है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लग जाओ भाई। हमारी तरफ से पूरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो आपको हम वीओडी भी दे सकते हैं ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो। ज़रूरत पड़ी तो हम दो दो टाइम, तीन तीन टाइम भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। तो मेरी तरफ से सिलेबस इस बार एसएससी के पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो काम करना है वो ये करना है कि जितना हमने पढ़ाया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए। उसमें कोई कमी आपके तरफ से नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। डिटेल वे में अच्छे तरीके से हम जो है सिलेबस को ख़त्म करेंगे और आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना रिवाइज करते चलना है। समझ में आई बात? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो क्या कहा है। कहा है कि पैरेललोग्राम, ठीक है, जैसा कि हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, तो अब पैरेललोग्राम में आगे के सवाल को हम देखते हैं। कहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। पी और क्यू जो है उसके बीसी और सीडी के मिड पॉइंट है। हमसे एपीक्यू का एरिया पूछा है, अगर एबीसी का एरिया 12 है तो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को ध्यान रखो। प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें यह सवाल नहीं आया है। इस सवाल को जानने के पहले आपको इसके बेसिक कंसेप्ट जानने पड़ेंगे। इस सवाल को जानने के पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? बेसिक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है। क्या बनाते हैं? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। और पैरेललोग्राम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके ऊपर देखो। कहा जाता है कि आपका एबीसीडी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। बीसी का एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जिसको हमने कहा है पी नाम का। और सीडी का एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं क्यू। ठीक है। क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। उसके बाद हमसे कहा जाता है कि यदि आप इन दोनों मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो, यदि आप इन दोनों मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो, जैसे ए को क्यू से जोड़ते हो और पी से आप ए को जोड़ते हो, फिर इनको आपस में आप जोड़ते हो, तो जो अंदर वाला ट्रायंगल का एरिया होता है वो पूरा पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होता है? अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के कितना होता है? तो यहाँ पर अगर हम हर पार्ट का एरिया जान लें, जैसे ये टोटल यहाँ पर 4 पार्ट है, अगर इन चारों पार्ट का एरिया अगर हम जान लेते हैं तो हम यहाँ पर किसी भी पार्ट का एरिया दिया गया होगा तो बाकी सभी पार्ट्स का एरिया हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर अगर हमें टोटल पार्ट का एरिया जानना है तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है। टोटल पार्ट का एरिया जानना है तो हम कैसे लिखेंगे, अब वो समझते हैं। चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। और वो छोटी सी लाइन कौन है, जरा वो देखते चलो। मान लो कि यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक हमने क्या किया, ए को सी के साथ मिला दिया। ए को किसके साथ मिला दिया? सी के साथ मिला दिया। अगर मानिए हम पूरा पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया अपने तरफ से, अगर हम एबीसीडी का एरिया कितना मानते हैं, एबीसीडी का एरिया हम 24 मानते हैं अपने तरफ से। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो क्या आएगा। अगर हम एबीसीडी का एरिया 24 मानते हैं तो मुझे एक बात बताओ, एक डायगोनल दोनों पार्ट को बराबर बराबर एरिया में बांटता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, यानी ऊपर वाला पार्ट 12 होगा तो नीचे वाला पार्ट भी कितना होगा? 12 होगा। ठीक है। अब अगर नीचे वाला पार्ट 12 होगा तो हम यहाँ एसीडी के बारे में बात करते हैं।
एसीबी के बारे में। एसीबी में आपका पी क्या है, मिड पॉइंट है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी बराबर होगा, ठीक है, इनके भी क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो बेस का रेशियो 1:1, तो एरिया का भी रेशियो 1:1, यानी हम कहेंगे ठीक है, हम क्या कहेंगे वो समझिएगा मेरी बात को, हम कहेंगे कि ए बी पी का क्षेत्रफल कितना है, 6 यूनिट है। उसी तरीके से अगर ये पूरा का पूरा 12 है तो उसमें हम बोलेंगे कि ये कितना है, 6 यूनिट है। मेरी बात को समझ में आ रहा है? हमने पूरा एरिया 24 माना है, तो 24 का 12 उधर और 12 नीचे, इस 12 में 6 यहाँ पे और बाकी 12 ए पी सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 और 6 है, तो 6 हो जाएगा ए डी क्यू और 6 हो जाएगा ए क्यू सी, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आप दूसरा लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे जो पैरेलल होगा आपके किसके, क्यूपी के। इस लाइन को ड्रॉ करो यहाँ पे, जो पैरेलल होगा किसके मेरे भाई, ये पैरेलल होगा आपके क्यूसी के। अब जरा गौर फरमाओ, ये जो आपका बीडी वाला लाइन होगा, ये बीडी वाला लाइन किसके पैरेलल है, तो बोलोगे सर क्यूपी के पैरेलल है। यहाँ पर क्यू क्या है, तो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो सीडी का। यहाँ पर पी क्या है, तो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो सीबी का। समझ में आई बात? तो जब भी आप ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और ट्रायंगल में क्या होता है, जब आप इन दो मिड पॉइंट को मिलाते हैं, मान लो डी नाम के मिड पॉइंट है, तो आपको पता है कि इसका एरिया 1 होता है और पूरे का एरिया कितना होता है, 4 होता है, और उसमें इसका पार्ट कितना होता है, 3 होता है। यानी अगर पूरे का एरिया 4 है तो उसमें इस छोटे वाले पार्ट का एरिया कितना होता है, 1 होता है। हमने कहा है कि हमने पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को 24 माना है और बीडी हमारा डायगोनल है, तो 12 और 12 में ये पूरे के पूरे क्षेत्रफल को भाग करेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 12 और 12 में भाग करेगा। 12 और 12 में अब मानो यहाँ पे सी, ठीक है, सी डी और बी, सी डी बी का एरिया पूरा का पूरा 12 है। उस 12 में यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा, इस 12 का 1/4 होगा। आपको दिख रहा है ना, ये 1/4 होता है पूरे के पूरे ट्रायंगल के, ठीक है। पूरे का ट्रायंगल अगर 12 है तो उसका 1/4, यानी यहाँ पर सी क्यू पी कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 3 होगा। अब टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया हमने माना है 24, उसमें ये 6 है, 6 है और 3 है, 6 6 12, 12 3 15, तो यहाँ पर हमारा जो है, ठीक है, 24 में से 15 घटा दोगे तो कितना आएगा, हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा जो सी डी की का एरिया होगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 यूनिट हो जाएगा। इसी फिगर को बच्चे ऐसे भी याद रख सकते हो आप मेरे भाई कि आपको क्या कहा गया है, आपको एक पैरेललोग्राम कहा गया है। देखते चलो, रेशियो के थ्रू याद रखोगे और आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोनों के मिड पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। अगर मानिए हम 3 में हर किसी से भाग लगाते हैं, 3 में हर किसी से भाग लगाते हैं, तो हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 3। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर कोई पैरेललोग्राम ABCD है और उस पैरेललोग्राम में BC का मिड पॉइंट P है और CD का मिड पॉइंट Q है, तो ये जो 4 पार्ट बनते हैं, इन चारों पार्टों का जो रेशिया होता है, ठीक है, इनका जो अनुपात होता है वो 1 2 2 और 3 का होता है, ठीक है। और बहुत बार जो पेपर में हमसे सवाल पूछा गया है वो ये भी पूछा गया है कि APQ का रेशियो और पूरे ABCD का रेशियो कितना है, ये बता दो, ठीक है। तो APQ का रेशियो होता है 3 और पूरे ABCD का रेशियो देखोगे तो 3 2 5 2 7 और 1 8, 3/8। ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि इनका जो अनुपात आता है वो कितना आता है, 3/8 आता है। कितना आता है, 3/8 आता है। समझ में आ गया बात? अगर 24 माना है तो 12 ऊपर 12 नीचे, 12 में 6 ये रहा, 6 ये रहा। उसी तरीके से यहाँ पर 12 इधर 12 इधर, उस 12 का 1/4 ये 3 रहा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बीच वाले पूरे पार्ट का निकाल दिया कि इसका एरिया कितना होगा, तो 9 यूनिट होगा, ठीक है। तो असल में आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, याद रखें। मैं साफ तौर पे लिख रहा हूं आपको कि आपको याद रखना है कभी भी कि अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और इनको इस तरीके से मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो रेशियो 1 2 2 और 3 का होता है। आपको इसका एरिया देके पूरे पैरेललोग्राम का पूछा जाएगा, हो सकता है आपको इस 1 का एरिया देके पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको ये 3 का देके पूछ लिया जाए। तो जो गोल्डन रेशियो है मेरे भाई, वो गोल्डन रेशियो आपको ये है और इसी के ऊपर परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो जो सवाल हम देख रहे हैं अभी, उसी तरीके से हमसे कहा गया है कि आपको एक पैरेललोग्राम लेना है। तो आपने कहा ठीक है सर एक पैरेललोग्राम ही तो लेना है। ये रहा पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम बनाने के बाद कहा गया है कि आपको यहाँ से 2 मिड पॉइंट मिले गए हैं, दोनों को मिड पॉइंट को जोड़ो। आप दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आप इनको यहाँ से जोड़ो, ठीक। अगर यहाँ पर कहा गया पूरे ट्रायंगल का एरिया
पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 12 है। पूरे एबीसी का एरिया कितना है, ठीक है, ये रहा हमारा ए बी सी और डी, और ये हमारा पी है और ये क्यू है। हमसे कहा गया है एबीसी का एरिया। एबीसी का एरिया अगर 12 है तो बोला गया है एपी क्यू का एरिया कितना होगा। अरे भैया, अगर एबीसी का एरिया 12 है तो पूरे के पूरे ये पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। अगर ये आधे पार्ट का एरिया 12 है तो पूरे पार्ट का 24 होगा, ठीक है, पूरे पार्ट का 24 होगा। और ये किस रेशियो में होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 2 और 3 में। यानी यहां पर अगर पूरे का पार्ट 24 है, पूरे का एरिया 24 है, और वो 24 कितने का पार्ट है, तो 3 2 5 2 7 और 1 8, ये 8 का मान है। कितने का मान है, 8 का। हमें कितने का निकालना है, हमें 3 का, तो हम 3 के साथ गुना करेंगे। 8 से 3 बार में काटेगा, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सचिन कहते हैं सर 5 दिन पहले आपका बैच लिया है, कहाँ से शुरू करूं। सचिन भाई, क्वाड्रिलेटरल से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो ट्रायंगल से शुरू कर सकते हो, चाहो तो लाइंस एंड एंगल से शुरू कर सकते हो, और चाहो तो क्वाड्रिलेटरल से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर पूरे पार्ट का एरिया हमारा 24 है, और 24 कितना यूनिट का मान है, 8 यूनिट का मान है। हमें यहाँ पर 3 यूनिट का मान निकालने को कहा गया, तो इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था ये, जो आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने दिया हुआ है। अब अगले सवाल की तरफ आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 14 अपने शीट में करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 7.5 होगा ऑप्शन में, ना कि 6.5 होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो कहा गया है आपसे कि एबीसीडी नाम का आपने क्या बनाया है, एक पैरेललोग्राम बनाया। तो हमने कहा ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमने एबीसीडी बना दिया है। ई एक पॉइंट है जो एबी को एक्सटेंड करने पे बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, ई नाम का एक पॉइंट है। ये भी पेपर में काफी बार पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखो कि आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपका ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। और यहां से जब इस लाइन को आप एक्सटेंड करते हो ना, जब इस लाइन को आप एक्सटेंड करते हो, पैरेललोग्राम का साइड कितना है, तो हमारा हो गया ए बी सी और डी। और कहा गया यहाँ पे कि ए बी जो है वो हमारे बी से लेकर ई तक बराबर है। ए बी हमारे बी ई के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद जब आप डी को ई के साथ ज्वाइन करते हो, जब आप डी को ई के साथ ज्वाइन करते हो, तो वो उसको काटता है किस पे, पी नाम के पॉइंट पे काटता है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। एबी रेखा को ई तक खींचा गया है, इस अनुसार कि एबी और बी आपस में बराबर हो गए हैं। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे कि डी से लेकर आपको ई तक मिलाना है, और ये पी पर काटता है इसको। अगर पूरे बीसी का मान 15 है, अगर पूरे बीसी का मान 15 है, तो हमसे ये पीसी का मान पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मानो मैंने कि आपको कहा है कि अगर मानो यहाँ पे इन दो ट्रायंगल में जरा सिमिलैरिटी लगाइए आप। इन दोनों ट्रायंगल में क्या लगाओ, इन दोनों ट्रायंगल में आपको सिमिलैरिटी लगाना है। तो अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर भी होती है, अगर मानो ये a सेंटीमीटर है तो हमारा ये भी a सेंटीमीटर होता है। और सवाल में कहा है ये अगर a है तो ये भी a है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई कि नहीं हो गई, जरा गौर से देखो, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वाला लाइन हमारे इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर। तो क्या आपस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, बताओ। कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं, सर्वांगसम हो गए कि नहीं, बताओ। ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। ये दोनों अगर आपस में सर्वांगसम होंगे तो बी जो होगा वो हमारे सीडी के बराबर होगा, जो हमारा सीपी होगा वो हमारा बीपी के बराबर होगा, जो हमारा डीपी होगा वो हमारा पीई के बराबर होगा। समझ में आया। जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लगा लो, 3 एंगल और एक साइड अगर बराबर आ जाते हैं तो हम इसको सर्वांगसम कहते हैं। यानी हम कहेंगे जितना हमारा सीपी है उतना ही हमारा पीबी है, यानी पी हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर पूरे का मान 15 है तो ये भी कितना होगा, 7.5, और नीचे वाला कितना होगा, 7.5। तो हमसे कहा है पी से लेकर सी तक 7.5 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात मेरे। चलिए आ जाइए, ठीक है। इसको एग्जाम्पल नंबर 15 को रहने दो अभी। एग्जाम्पल नंबर 15 हम बाद में देखेंगे जब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तो ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर ई और एफ क्या है, तो सेंट्रोइड है। तो जरा देखेंगे एक बार, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एबीसीडी नाम का एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा ढंग का पैरेललोग्राम बनाते हैं, रुको, ठीक है।
मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम दे दिया गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। ABCD नाम का क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में हमसे क्या कहा गया है, इस पैरेललोग्राम में कहा है कि E और F जो है वो सेंट्रॉइड हैं। कौन कौन से ट्रायंगल के, तो ABD के और BDC के। तो यहाँ पर चलिए इन दोनों को जरा जोड़ते हैं। ABD का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, तो मानो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में होगा, जो इसको 2:1 में बांटेगा। समझ में आ रहा है? तो एक काम करो, इस लाइन को यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है। दोनों का सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पर होगा। पहले वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यानी ABD का सेंट्रॉइड कहां पर है, तो बोलोगे सर E पर है, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल BCD का सेंट्रॉइड कहां पर है, तो बोलोगे सर F पर है। तो यहां पर इसको F बनाओ, ठीक है। आपसे पूछा गया है किसका लेंथ, तो E से लेकर F तक यानी दोनों के केंद्र के बीच की दूरी पूछी गई है। अगर पूरे डायगोनल AC यानी AC विकर्ण का मान 12 दिया गया है, पूरे डायगोनल का मान दिया गया है, और आपसे जो है दोनों के सेंट्रॉइड के बीच की दूरी पूछी है। अब देखो, चूंकि सेंट्रॉइड को पैरेललोग्राम के साथ मिक्स करके आपका ये क्वेश्चन बना है, आप सवाल को कैसे बनाओगे खुद सोचो। तो आपको एक बात तो पता है कम से कम कि यार एक सेंट्रॉइड जो होता है पूरे के पूरे मीडियन को 2:1 में बांटता है। कितने में बांटता है, पूरे के पूरे मीडियन को 2:1 में बांटता है, पता है। यानी अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर ये पॉइंट हमारा O है, तो इनका जो A से लेकर E तक और E से लेकर O तक जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। बोलो, इतना तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से आप CO को देखो, ये CO भी आपका क्या है, मीडियन है। अगर ये CO भी आपका मीडियन है मेरे भाई, अगर ये CO भी आपका क्या है, मीडियन है, तो आप बोलोगे सर इसको भी ये 2:1 में बांटेगा, क्योंकि एक सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को पूरा का पूरा 2:1 में बांटता है। समझ में आ गया बात? कोई परेशानी की बात यहाँ पे? इसके अलावा आपको ये भी पता है कि चूंकि ये एक पैरेललोग्राम होते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी जितना AO है उतना ही हमारा कौन होगा, तो OC होगा। AO और OC का मान जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जरा आप A से लेकर C तक की लंबाई को देखो तो कितना यूनिट है, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 यूनिट है। और इसी 6 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो 12 मान दे रखा है ये कितने का मान है, 6 का मान है, ठीक है। और हमें किसकी लंबाई पता करनी है, E से लेकर F तक की पता करनी है, यानी 1 + 1 2 यूनिट का मान हमें पता करना है। तो जब आप 24 को 6 के साथ भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात को समझे आप? कोई परेशानी है यहाँ पे? ये 2:1 में है और 2:1 में है, ठीक है। याद रखेंगे वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक 2 होता है वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक रेशियो 2 होता है, और सेंट्रॉइड से साइड तक 1 रेशियो होता है। 2:1 होगा, 2:1 होगा। पूरा का पूरा कितना पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया। 6 पार्ट का मान 12 है, 1 पार्ट का मान 2 है। तो ये लोग 2 यूनिट बना रहे हैं, तो 2 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। 4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। 4 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाओ, जो अगला क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ठीक है। जो अगला क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, तो अगला क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस। रोम्बस अपने आप में बहुत एक फेमस क्वाड्रिलेटरल है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हमारे रोम्बस से बनते हैं, ठीक है। रोम्बस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है, देखो देखो दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना वो बहुत तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि वर्ग हो गया, आपने पढ़ा है यहाँ पर कि रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से करके बहुत सारे, ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ते चलते हैं। पहली बात आप लोगों को बता दे, जितने स्टूडेंट लेट आए हैं, देखिए आपके लेट आने के बाद अगर आप हमसे दोबारा कोई चीज पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। आपको समय पे आना है, ये बात आप ध्यान रखें। आप बाद में आते हैं, फिर बाद में आके आपको परेशानी होती है, सर इसको दोबारा बताओ, उसको दोबारा बताओ। तो भाई मेरे पिक्चर देखने जाते हो तो क्या बोलते हो, ठीक है। मूवी में सलमान खान को दोबारा बोलोगे क्या कि भाई अपनी तू डायलॉग दोबारा से रिपीट कर, नहीं बोलोगे ना। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है, आप समय पे आया करो ना, बाकी लोगों का समय मत खराब किया करो। मुझे पढ़ानी इतनी चीजें हैं, हर एक चीज आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और लेट आके फिर आप डिस्टर्ब करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं एक पल के लिए कमेंट को छोड़ भी दूं, देखूं भी ना, लेकिन आपका ध्यान उसी कमेंट पे टिका रहता है कि आप जो है वहां पर कैसे मतलब परेशान मुझे करते रहें। आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं।
समय पे आया करिए क्लास में, जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ा करिए, तो फायदा होगा ना। बताइए। मोहम्मद दाऊद कहते हैं सर इजी पूछना है तो चार कैसे चार होंगे, नहीं इजी चार कैसे। पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बस सिंपल बता देता हूँ, देखो मेरी बात को समझना। सवाल में कहा गया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ई और एफ सेंट्रोइड है। ई हो गया हमारा इसका सेंट्रोइड, एफ हो गया इसका सेंट्रोइड, ये दोनों ट्रायंगल के सेंट्रोइड हो गए। ठीक है, उसके बाद कहा है हमें ईएफ की लेंथ पता करने को, अगर हमें पूरे ये डायगोनल का मान दिया है। भाई ट्रायंगल में आपको एक बात अच्छे से पढ़ाया है कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल होता है और यहाँ जो सेंट्रोइड होता है उसको 2:1 में बांटता है। इतना तो पढ़ाया है आपको, इतना तो आपको पता है। ठीक है, कि 2:1 में बांटता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होगा। उसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल का हमारा सेंट्रोइड ये है, तो ये 2:1 में बांटेगा। चूंकि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अगर ये मानो 3x था तो ये भी 3x हमारा कहलाएगा। यानी टोटल कितना x हो गया, तो 3 और 3 6x हो गया। ये जो 12 है ये 6x का मान है, और यहाँ पर हमें e से लेकर f तक यानी 2x का मान बताना है। अब बताओ इसमें क्या, और मैं आपको बताऊं अलग से। यही तो पूछा गया था, 6 का मान देके हमसे 2 का मान पूछा गया, तो 2 का मान हमने बता दिया है। क्लास में प्रेजेंट रहा करो, पुरानी वीडियो देख कर आया करो। ठीक है, बीच क्लास में टपक जाओगे कभी भी और परेशान करोगे कमेंट में, तो या तो आपको ब्लॉक करवा देंगे हम, ठीक है, नहीं तो आपके कमेंट को हम देखेंगे नहीं। ये 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें आइंदा से इतनी बातों का। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज या बाकी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मजाक मजाक में ले लें। आ जाइए, अब रोम्बस की बात करते हैं, समचतुर्भुज की बात करते हैं। ठीक है, नेहा कुमारी कहती हैं सर इजी हिंदी लैंग्वेज में है। अरे भाई यार, इजी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना। अगर मानो यहाँ पर जी वर्ड कहाँ है, एक बात बताओ, आपकी इतनी बुद्धि तो खुलनी चाहिए कि अगर यहाँ मानो जी लिखा हुआ है और पूरे फोटो में कहीं पर भी जी का जिक्र है ही नहीं, तो ये इजी नहीं है। फिर इंग्लिश से देख के करेक्ट करो। अगर मानो हिंदी में इजी लिखा गया है तो क्या जी का कहीं पर भी कोई भी जिक्र है? नहीं है जिक्र, यानी यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। परीक्षा में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, जब पूरे फोटो में कहीं पर भी जी नाम का जिक्र है ही नहीं और आपसे यहाँ इजी पूछा गया, तो आपका इतना खोपड़ी तो काम करना चाहिए कि यार यहाँ पर जी नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश को देख के फिर करेक्ट करो ना। इन चीजों को लेकर इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हो। पेपर में मेंस में एक शिफ्ट में 13 सवाल गलत मिलते हैं आपको। 2018 का पेपर अगर नहीं याद होगा तो उठा के देखो, एक शिफ्ट में 13 सवाल, और सोचो कि अगर 13 के 13 सवाल लगातार आपको गलत दे दिए जाए तो आपका पेपर कितना खराब जाएगा। तो पहले से छोटी मोटी गलतियों के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रहा करो। ठीक है, चलो सवाल देखो। उसके बाद हम बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस कैसा चतुर्भुज है, देखो रोम्बस के बारे में हम बात करें तो रोम्बस को हम हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्यों कहते हैं? कि उसकी चारों साइड जो होती है वो समानांतर, चारों के चारों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी है, और जिस तरीके से स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, उसी तरीके से रोम्बस के भी हमारे चारों साइड बराबर होते हैं। ये 2 बातें, ये 2 खासियत अपने आप में रखता है। एक तो ये कहता है कि हम पैरेललोग्राम हैं, और दूसरा हमसे ये कहता है कि हम एक स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो सोचो, जिस तरीके से स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन चारों भुजाओं के बराबर क्या होता है कि उनके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। बताओ, ठीक है, और उसके बाद उनके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर भी काटते हैं। हमेशा याद रखना, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में बार बार बताया है कि एक स्क्वायर के चारों साइड बराबर हैं, इस वजह से उसके डायगोनल उसको बाइसेक्ट करेंगे और 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है, तो उनके डायगोनल तो बाइसेक्ट करते तो हैं लेकिन 90 पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो रोम्बस के अगर चारों साइड बराबर हैं तो इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ये वाला आधा पार्ट इस वाले आधे पार्ट के बराबर होगा और ये आधा पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। साथ में ये 90 के ऊपर काटते हैं, बस ये 90 के ऊपर ही बहुत ज्यादा सवाल बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब जरा पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु
जो आपके शीट में अच्छे तरीके से लिखा गया है कि रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिनके सभी के सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने वाली साइडें जो होती हैं वो समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम हो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके हमेशा आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है तो इसके भी आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसके चारों साइड बराबर हैं तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन कभी हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि इनके डायगोनल बराबर हो, ये जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पर कि वो हमारे बराबर होंगे। कभी भी AC हमारे CD के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जरा आप देखो एक पल के लिए, मानो हमने एक रोम्बस बनाया, इस रोम्बस में हमने यहाँ पर दोनों क्या किए, डायगोनल को ड्रॉ किया। हमने ABCD नाम का हमने एक रोम्बस बनाया है। ABCD में हम साइडों को लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। जैसे मानिए हमने AB को 10 माना है और ये भी हमारा 10 माना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर गौर से देखो, अगर आपका ये 10 है तो यहाँ पर 90 है, तो ये 10 ट्रिपलेट है। बताओ, ये ट्रिपलेट बनाएगा। इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हो गया तो हाइपोटेनस का मान 10 है, तो इससे जुड़ा कोई ट्रिपलेट सोचो तो बोलोगे सर 8, 6 और 10, यानी इसको 8 बोलोगे, इसको 6 बोलोगे। अब अगर ये वाला मान 8 है तो ये वाला मान भी आपका 8 होगा, ये वाला मान 6 है तो ये वाला मान भी 6 होगा। तो जरा पहला वाला डायगोनल देखो तो एक डायगोनल 12 है और दूसरा का मान कितना है, 16 है। इस वजह से कभी भी दोनों डायगोनल जो होते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते, इस बात का ध्यान रखो। कभी भी दोनों के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल पड़ोसी के कोई भी दो कोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये बात आपको पता है। पैरेललोग्राम में आसपास वाले दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो 180 आता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए ये है, जो बकायदा लिखी गई है आपके शीट में। और क्या लिखी गई है जरा उसको भी देखिए। कहा गया है फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप एक रोम्बस के सभी के सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो, सभी के सभी मध्य बिंदुओं को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर जो फोटो बनता है ये हमेशा रेक्टेंगल बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा ये रेक्टेंगल बनेगा। और इसके ऊपर सवाल वन लाइनर पूछा जाता है कि अगर एक रोम्बस के चारों मिड पॉइंट को आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखो। यानी PQRS क्या है, तो PQRS आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमने साइड के बारे में जाना, हमने कोण के बारे में जाना। अब बात आती है क्षेत्रफल की यानी एरिया की, कि अगर एक रोम्बस समकोण चतुर्भुज है तो यहाँ पर समकोण चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज के समकोण कह रहे हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे। तो जरा मेरी बात को समझना यहाँ पे। जैसे अगर मैं पीछे वाला एग्जांपल आपके सामने यहाँ दोबारा से बनाऊं, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया था, ठीक है, उसको मैंने कहा था ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 10 है तो 10 होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेंगे सब में 90 डिग्री है, क्या चारों के चारों ट्रायंगल बराबर होंगे। ठीक है, देखो 8, 6, 10 इसके पास भी है, 8, 6, 10 इसके पास भी है, 8, 6, 10 इसके पास भी है, 8, 6, 10 इसके पास भी है। यानी जो रोम्बस के चारों ट्रायंगल होते हैं, जो चारों पार्ट होते हैं, सबका एरिया क्या होता है, तो सबका एरिया बराबर होता है। सबका एरिया क्या होता है, तो सबका एरिया बराबर होता है। हम किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल के उसका 4 गुना कर दें तो एरिया आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। और नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। जैसे इस वाले राइट एंगल में देखोगे तो इस वाले राइट एंगल में क्या है, तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो बोलोगे सर इसका एरिया हाफ इंटू, ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये मानो अगर पूरा का पूरा डायगोनल D2 है, ये पूरा का पूरा डायगोनल मेरे भाई D2 है, तो ये D2 का आधा है, तो बोलोगे सर D2 का आधा। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा डायगोनल अगर D1 है तो बोलोगे सर ये D1 का आधा। तो हम किसका एरिया निकाल पाए, हम सिर्फ इस ट्रायंगल का, इस
त्रिभुज का एरिया निकाल पाए कि भैया हाफ इंटू ये बेस हो गया, बेस हमारा पूरा डायगोनल का आधा है, और ये हमारा हाइट हो गया, ये पूरे डायगोनल का आधा है। यानी हमने यहाँ पर कहा है कि 1/8 इंटू D1 इंटू D2, 1/8 इंटू D1 इंटू D2 ये सिर्फ एक पार्ट का एरिया है। अगर हमें पूरे रोम्बस का चाहिए तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करने के बाद ये इसको 2 भाग में काटता है, इसलिए इसका एरिया कितना आ जाता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2 आ जाता है। ठीक है। हाँ, सुभाष जी पूछ रहे हैं कि सर ऐप पर बैच क्यों नहीं शो हो रहा है? सुभाष और बाकी सभी लोग इस बात का ध्यान दो, जब भी आप हमारे एप्लीकेशन पे कोई बैच खरीदते हो तो आपको आपका बैच आपके डैशबोर्ड पर दिखता है, आपके होम पेज पर नहीं दिखता है। ठीक है, आपको आपका बैच कहाँ दिखता है? डैशबोर्ड पर दिखता है। आप हमारे एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं तो वो आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, क्योंकि जब भी कोई नया बैच आता है तो वो होम पेज से हट जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी बैच परचेस कर रहे हो, आप डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करो, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने जो बैच परचेस किया है वो आपको दिख जाएगा। डैशबोर्ड कहाँ पर है? तो आपके होम के बगल में दिखा होता है। आगे भी आप कभी भी आज के बाद अगर वीडियो भी चलाएंगे तो डैशबोर्ड से ही चलाएंगे, क्योंकि फिर कभी कोई बैच हट जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, सर बैच नहीं दिख रहा है। और अगर इसके अलावा भी कोई आपको परेशानी होती है तो इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके उनसे भी बात कर सकते हो। इंक्वायरी नंबर है 8506003399। ठीक है, चलो, तो इसके क्षेत्रफल के बारे में जान लिया हम लोगों ने, कोई समस्या की बात यहाँ पे? ठीक है, चलो दूसरी बात हम जानते हैं, इसके एरिया को क्या हम साइन थीटा के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं? ठीक है, ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। साइन थीटा के बारे में डिनोट कर सकते हैं, जैसे मानो हमने कहा यहाँ पर कि अगर हमारा ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये हमारा साइड है 10 सेंटीमीटर, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, और बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो क्या हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? तो आप बोलोगे हाँ सर, इसका क्षेत्रफल जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि यार अगर ये रोम्बस है तो ये बराबर बराबर एरिया में बांटेगा। ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो बोलते हो सर हाफ इंटू, अब यहाँ साइड को बदल दो जरा, ठीक है, हाफ इंटू, याद करो ट्रायंगल के दिन जब हम आपको पढ़ाया करते थे तो ट्रायंगल में आपको पता है कि यहाँ पर, या ट्रायंगल छोड़ो, आप इसको पूरा का पूरा छोड़ो, आप पैरेललोग्राम से याद करो। पैरेललोग्राम में हमने आपको क्या पढ़ाया था? पैरेललोग्राम में पढ़ाया था कि अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है और ये थीटा है, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर साइन थीटा होगा। एरिया कितना होगा? तो ए इंटू ए साइन थीटा होगा। तो इस तरीके से भी हम इनके एरिया को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे? इस तरीके से भी इनके एरिया को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो, ए स्क्वायर साइन थीटा यहाँ लिखा गया है ना, ये सारी कहानी वही है, आपको रिपीट करके पूरा का पूरा थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर आपके सवाल जो है पेपर में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। देखते चलो, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 4 के स्क्वायर के। अब जरा यहां पर देखो, ठीक है, इसके ऊपर सवाल कितने पेपर में पूछे गए हैं? ठीक है, और ये कैसे आया ये भी देखते चलो। यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, इसके ऊपर सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। देखो, तो जैसा कि आप एक रोम्बस बनाते हैं, ठीक है, आप क्या बनाते हैं? एक रोम्बस बनाते हैं, और रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना होता है मेरे भाई? ठीक है, ये जो रोम्बस होता है अगर बात करोगे तो ये कितना हो गया हमारा? तो d1/2 हो गया। ये कितना हो गया हमारा? तो d2/2 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा? तो ये साइड हो गया। बीच में इनके एंगल कितना है? तो 90 का कोण है। बीच में इनका कोण कितना है? तो 90 का कोण है। इस रोम्बस के साइड को अगर हम ABCD नाम देते हैं, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में हम AOB में पाइथागोरस लगाते हैं, तो हम बोलेंगे सर d1 का, देखिए d1 का आधा का होल स्क्वायर, ठीक है, जमा d2 के आधा का होल स्क्वायर, ठीक, d2 के आधे का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा साइड के। परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो हाइपोटेनस के। यहां पर जब आप करेंगे तो बोलेंगे सर d1 का स्क्वायर बट्टे में 4 जमा d2 का स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर हमारा आएगा किसके? तो a स्क्वायर के। फिर यहां पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 4 में तीनों से गुना लगाओ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर। और यही बात यहां पर आपको लिखी भी गई है जो आपको ध्यान देनी है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा 4a स्क्वायर के। ठीक है,
समझ में आ गया बात यहाँ पे। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 4a स्क्वायर होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहा है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ो। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी सब में लिखा गया है, अपनी शीट में भी देखो कि क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे क्वेश्चन कहा है कि ABCD आपका एक रोम्बस है जिसके दो डायगोनल हैं AC और BD। तो इसमें से कहा है कौन सा पॉइंट दिया गया सत्य होगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट यहाँ पर सत्य होगा, AC सत्य है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बात करें, AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। जी नहीं मेरे भाई, हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, एक रोम्बस अगर है और रोम्बस का नाम है अगर ABCD, रोम्बस का नाम ABCD है, तो इसके पहली बात तो ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं और दूसरी बात ये 90 पर होते हैं। तो रोम्बस में दोनों का डायगोनल को बाइसेक्ट होना भी जरूरी है और 90 पर होगा ये भी जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, AC और BD परपेंडिकुलर हैं, AC और BD एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा पढ़ो, AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर C सही है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने प्रॉपर्टी को ध्यान रख लिया कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और कितने पर करते हैं, 90 पर करते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ यहां पे। सर कभी हंस भी लिया करो और हंसा भी दिया करो, इतना सीरियस काहे रहते हो। अरे मेरे भाई एक बात बताओ अगर हंसी से और मुस्कान से ही पढ़ाई जाती चीज है, ठीक है, तो क्या ही कहें हम, छोड़िए कुछ नहीं। आ जाओ देखो यहाँ पे, देखो जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो यहाँ पर आपका जीके और जीएस नहीं है। ठीक है, जो हम यहाँ पे रसगुल्ले करके पढ़ा ले आपको, ठीक है, या हम शेर शेरनी करके पढ़ा लें, मेरे भाई मैथ्स है। और मैथ्स में जब आप डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं ना, जब आप एक तरीके से पूरा का पूरा बढ़िया लेवल की जब आप बातें करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वहां पे कि एंटरटेनिंग उसको बनाने से कोई फायदा है। आप सभी यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है, और पढ़ने आए हैं यहाँ पे, तो बस यार बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। फिर क्या फायदा यहाँ पे मैं आपको चुटकुले सुनाऊं, शायरी सुनाऊं, थोड़ा सा मुस्कुराऊं, वो चीजें नहीं करने आए हैं। वो चीजें यूट्यूब पर होती हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे अंदर दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। हंसाने वाला बोलोगे तो यूट्यूब पर आ जाओ, लेकिन अगर पढ़ाई के लिए बोलोगे तो एप्लीकेशन पर आओ। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि एप्लीकेशन पर मैं कभी भी, शायद ही किसी क्लास में, रेयर ही कभी कोई बात भी करता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर देखोगे मुझसे जितना बुलवाना है बुलवा लो। क्योंकि यार दोनों चीजें डिपेंड होती है ना। आप सिर्फ और सिर्फ आपने मुझे कुछ पे किया है, मेरे चुटकुले सुनने के लिए आपने मुझे पे नहीं किया है। ठीक है, आपने इस कंटेंट के लिए मुझे पे किया है, आपका समय काफी कीमती है। तो आप पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ने आए हो तो बस यार पढ़ा करो, फिर क्या दिक्कत है। यही वजह तो है कि जितने बच्चे पढ़ते हैं अगर वो डेडिकेटेड हैं तो यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा तो PQRS हमारा क्या है, एक रोम्बस है। SPQ का मान कितना है, 50 है। SPQ का मान कितना है, 50 है। RSQ का मान पूछा है कि RSQ का मान कितना होगा, ये वाला कोण का मान कितना होगा। एक रोम्बस में मुझे आप एक बात बताओ कि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। यानी अगर ये वाला कोण 50 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे भाई, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो RS है ये हमारे किसके बराबर है, RQ के बराबर है। यानी ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। पूरे त्रिभुज का जोड़ 180 होता है, जिसमें ये 50 है, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, तो बोलोगे सर इन दोनों का जोड़ हमारा 130 होगा। तो यहां से थीटा का मान कितना निकलेगा, तो थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यानी RSQ का मान हमसे पूछा गया तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा है ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस है। तो हमने कहा ठीक है भाई मेरे, ये हमारा ABCD क्या हो गया, रोम्बस हो गया, चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे कोई समस्या की बात है यहाँ पे। अब ABCD रोम्बस है, उसके बाद कहा है AB और BC जो है वो एक दूसरे को काटते हैं। तो ये तो पता ही है, AB और BC का मान दे रखा है। आसान क्वेश्चन है, ये भी बुआ क्वेश्चन है। AB का मान कितना है, तो 3x - 2, और BC का मान कितना है, 10 - x। हमसे AD का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। एक रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं, एक रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो 3x - 2 जो होगा वो बराबर होगा 10 - x के। तो हम बोलेंगे 4x का मान कितना है, तो 4x का मान हमारा 12 है। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान हमारा 3 आ जाएगा।
अगर x का मान 3 आ जाएगा तो यहाँ जो प्रत्येक भुजा है उसकी मान कितनी होगी? 3 का 3 गुना 9, 9 में से 2 गया 7, या फिर 10 में से 3 गया 7। तो अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो जो हमसे AD का मान पूछा गया है, AD का मान कितना होगा? AD का मान 7 होगा। ठीक है, बहुत अच्छे दीपक कुमार पात्रा। ठीक है, 7 जो है आपका एकदम सही करेक्ट आंसर है, कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत शानदार। आ जाओ, चलो अगले सवाल में देखो। अगला सवाल आपका बोला गया है, ठीक है, कि दिए गए चित्र में ABCD क्या है? एक रोम्बस है, और O क्या है? वो पॉइंट है जहां पर दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। हमसे एंगल DAO का मान दिया गया है। देखो DAO का मान कितना दिया गया है मेरे भाई? 30 डिग्री दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है? OBC का मान पूछा है कि यहाँ पर ये OBC का मान कितना है, ये OBC का मान कितना है। बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। अब जैसा कि आपको पता है, देखो एक रोम्बस में छोटी सी बात को ध्यान रखना, जैसे मानो अगर हम एक रोम्बस को बनाते हैं, ये हमारा क्या है? रोम्बस है। और रोम्बस से जुड़ी बातें भी ध्यान रखो। अगर हम रोम्बस में यहाँ पर दोनों के दोनों डायगोनल को यहाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि कुछ बनेगा, क्या होगा जरा वो भी देखो। तो हर बात को है ना, देखो अगर एक पॉइंट याद है तो उससे जुड़ी आप 100 बातें निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो एक ही पॉइंट ध्यान नहीं है ना तो बड़े मुश्किल में आप आ जाएंगे। जैसे मानिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये बात यहां पर कही कि एक पल के लिए आप समझो, मानो मैंने कहा कि यहां पर, ठीक है, यहां पर ये वाला जो लाइन है AB और ये वाला जो लाइन है AD, ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो ये भी हमारा थीटा होगा और ये भी हमारा कितना होगा? थीटा होगा। उसी तरीके से हमारा जो CD है वो हमारे BC के बराबर है, यानी ये अगर हमारा फाई होगा तो ये हमारा कितना होगा मेरे भाई? फाई होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात, कोई समस्या की बात, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो आमने सामने वो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अगर मानिए ये थीटा है और ये थीटा है तो ये कितना होगा? तो बोलोगे सर 180 माइनस 2 थीटा होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करोगे कि ये वाला अगर फाई है, ये फाई है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2 फाई होगा। और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी 180 माइनस 2 थीटा बराबर होगा 180 माइनस 2 फाई के। 180 से 180 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, तो हमें पता चला कि थीटा और फाई क्या है? बराबर है। तो हमें पता चला क्या? थीटा और फाई क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? थीटा और फाई क्या है? बराबर हैं। तो इससे हम एक पॉइंट कह सकते हैं, और वो पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम एक रोम्बस बनाते हैं तो रोम्बस में अगर उनके डायगोनल को हम जोड़ते हैं, ये रोम्बस अगर हमारा ABCD है, समचतुर्भुज जो है हमारा ABCD है, तो इस समचतुर्भुज में जो प्रत्येक कोण होते हैं ना, ये यहाँ पर बराबर होते हैं और बराबर भागों में कट जाते हैं। ठीक है, अगर ये मान 60 है तो ये 30 और 30 होगा, अगर ये मान 120 है तो 60 और 60 होगा। इस तरीके से हमें इस बात को ध्यान रखना है कि रोम्बस में जो डायगोनल होता है ना, वो एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट देता है, वो बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। अगर ये AC है तो ये A को भी काटेगा और C को भी काटेगा, अगर ये BD है तो B को भी काटेगा और D को भी काटेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल था। आपका ये मान 30 दिया गया था, तो अगर ये मान 30 है तो ये वाला मान कितना होगा? तो बोलोगे सर ये भी 30 होगा, क्योंकि ये पूरा आधे आधे पार्टों में काटता है। ठीक है, रोम्बस में ये दोनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मानो यहाँ पर ये 60 डिग्री दोनों मिलाकर बना रहे हैं तो ये कितना बनाएंगे? 120 बनाएंगे। उस 120 में 60 इसके पास होगा और 60 इसके पास होगा। तो सवाल में हमसे किसका मान पूछा गया है? OBC का मान पूछा गया है। तो OBC का मान कितना आएगा? 60 आएगा। OBC का मान कितना आएगा? 60 आएगा। समझ में आ गया मेरी बात आपको? यहाँ पे ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया तो ये 120 हो गया। इस 120 के हमें 2 पार्ट करने हैं, 60 और 60, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 60 और 60 आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हो आप लोग, आंसर सभी के आ रहे हैं, दिल में खुशी मिल रही है। अब इस सवाल में थोड़ा सा इसके फोटो में करेक्शन कर लो। इसके फोटो में जहां जहां जो जो एंगल दिए गए हैं ना, उन एंगल को मिटा लो, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल असल में दिया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे टाइपिस्ट की गलती है, इसको सही कर लेंगे। अब बेचारे टाइपिस्ट भी आखिर भगवान तो है नहीं, क्या करोगे, गलती हो जाती है। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मिटाइए इसको। चलिए, सवाल को पढ़िए। सभी कोण जितने भी आपके शीट में दिए गए हैं उनको मिटा लो। ठीक है,
कोण कुछ भी नहीं दिया है, सवाल के अनुसार देखो कहा गया है एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें एंगल ए और एंगल बी का जो साइड है ना वो 4:5 है। तो आपसे सी पूछा गया है कि सी पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, सी पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। एकदम बहुआ सवाल है, एकदम बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी पर जो कोण बनेगा यानी एंगल सी हमें बताना है और एंगल बी का मान कितना है तो देखो 4। अगर हम कहते हैं ये 4x है और ये हमारा 5x है तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। बोलो यहाँ पे तो बोलोगे सर 5 और 4 यानी 9x की वैल्यू कितनी आएगी तो 180 आएगी। x का मान कितना आ जाएगा तो x का मान 20 आ जाएगा। अगर x का मान 20 आ जाएगा तो जो एंगल a है वो 4x है यानी वो कितना डिग्री होगा 80 डिग्री होगा। हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे c का मान पूछा गया है। अगर ये 80 है तो सामने वाला कोण भी इसके बराबर होता है यानी एंगल c भी कितना आएगा तो एंगल सी भी हमारा 80 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि एक रोम्बस में आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एंगल डी कितना होगा। ठीक है, एंगल डी कितना होगा जरा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हैप्पी कुमारी बड़ा हैप्पी होके आंसर दे रही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, हैप्पी रहा करिए हैप्पी कुमारी। ठीक है, आ जाइए सवाल में देखिए हमारा कहा गया है देखो एबीसीडी है और एबीसीडी क्या है हमारा तो एबीसीडी यहाँ पर एक रोम्बस है, सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है। कहा गया है एसी सबसे छोटी भुजा है, यहाँ पे सबसे छोटी वाली डायगोनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे छोटी डायगोनल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एंगल एबीसी का मान कितना है तो एंगल एबीसी का मान हमारा 60 डिग्री है। उसके बाद हमसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस। अगर हमारा AC का मान कितना है तो अगर हमारा AC का मान हमारा 6 है यहाँ पे। ठीक है, हमारे AC का मान कितना है 6 है। तो आपको बोला गया है कि कोई भी एक साइड का वैल्यू बता दो कि कोई भी एक साइड का वैल्यू कितना होगा। बहुत अच्छे शालू जैदौन, ठीक है, आंचल सभी सही आंसर दे रहे हैं कि यहाँ पर 100 डिग्री आएगा 100 डिग्री आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगले सवाल की तरफ देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आपका एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में एंगल बी का मान 60 है। हमारा जो विकर्ण है AC उसका मान 6 है यानी AC डायगोनल उसका मान 6 है। हमको कोई भी एक साइड बताना है। अब सोचो कोई भी एक साइड बताना है तो कितना आसान काम है। सोचो अगर ये मान 60 है तो ये पड़ोसी जो है इसका कोण कितना होगा तो बोलोगे सर 120 होगा। उस 120 में ये 60 यहाँ पर जाएगा और ये 60 यहाँ पर जाएगा। उसी तरीके से अगर ये जनाब 120 है तो सामने वाले भी 120 होंगे यानी 120 होंगे तो वो भी आधे आधे भागों में बटेंगे तो ये भी 60 होगा। अब जरा ट्रायंगल ACB में जरा देखो तो ये ACB में क्या है तो 60 60 और 60 मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों के तीनों भुजाएं बराबर, यानी अगर ये AC हमारा 6 है तो हमारा AB भी 6 होगा और हमारा BC भी 6 होगा, हमारा CD भी 6 होगा और हमारा AD भी 6 होगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां से हमें एक और बात पता चल गई कि हमारे साइड के बराबर हमारा डायगोनल भी हो सकता है और वो किस केस में तो वो रोम्बस के केस में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये बात। एक एंगल दिया गया था तो दूसरा एंगल 120 वो बराबर भागों में बटा, ये भी बराबर भागों में बटा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो एक भुजा 6 है तो बाकी दोनों भुजाएं भी कितनी कहलाएंगी 6 और 6 कहलाएंगी। इस हिसाब से हमारे जो तीनों साइड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 6 6 6। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहा है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करवा देंगे, सभी प्रॉपर्टी को आपके क्लियर करवा देंगे, परेशान नहीं होना है। 7वां एग्जाम्पल में कहा है कि एक डायगोनल एक रोम्बस है, उसके डायगोनल 24 और 10 हैं। आपसे उसकी पेरीमीटर पूछी गई है, परिमाप पूछी गई है। कोई बात नहीं, आप एक रोम्बस को यहाँ बनाओ, रोम्बस को बनाओगे और रोम्बस को बोलोगे कि सर ये एक समचतुर्भुज है ABCD है। ठीक है, और ये समचतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण है उनकी लंबाई कितनी है 24 है और 10 है। तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे हम इनके विकर्णों को बनाते हैं। ठीक है, इनके दोनों डायगोनल को हम बनाते हैं। पहले वाले डायगोनल का मान अगर मानिए 24 है तो हम बोलेंगे ये आधे और आधे पार्ट में बांटेगा यानी ये 12 होगा तो ये कितना होगा 12 होगा।
ठीक है। दूसरे वाले डायगोनल का लंबाई कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो आधे और आधे पार्ट में जाएगा, यानी ये 5 होगा, तो ये हमारा 5 होगा। दोनों डायगोनल के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, दोनों डायगोनल के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, तो 90 का बनता है। अब आपकी क्या प्यारी प्यारी आंखें ये बात देख पा रही हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई ये 5 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस के अनुसार, ये ट्रिपलेट के अनुसार ये कितना होगा, 13 होगा। 5 12 का ट्रिपलेट कितना बनाता है, तो 13 बनाता है। अगर एक भुजा 13 है तो चारों भुजाओं का जोड़ ही हमारा पेरीमीटर कहलाता है, यानी 13 का 4 गुना कितना आंसर होगा, 52 होगा। 52 जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, 52 जो है वो क्या है, इसका सही उत्तर है, ध्यान रहेगा। चलिए आज ये एग्जाम्पल नंबर 8 पे, एग्जाम्पल नंबर 8 पे कहा गया है कि देखो एक सर्कल है, ठीक है, एक हमारा सर्कल है, एक वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर क्या है, आपने एक ऐसा वृत्त बना दिया है, और इस वृत्त के अंदर एक रोम्बस को हमने इसके अंदर बना दिया है। ठीक है, एक वृत्त के अंदर एक रोम्बस को हमने बना दिया है। मानो यहाँ पर ये रोम्बस हमने ऐसा बना दिया, ये भी अपने आप में रोम्बस हो सकता है। ठीक है, और रोम्बस एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो एबीसीडी क्या होगा, एबीसीडी यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये जो रोम्बस हमने बनाया है, ये रोम्बस क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पर एबीसीडी बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एबीसीडी बना रहे हैं, और एबीसीडी क्या बनेगा, ठीक है, ए रोम्बस एबीसीडी एक सर्कल के अंदर बनाते हैं, तो एबीसीडी क्या होगा, क्या एक ट्रेपीजियम होगा, क्या एक रेक्टेंगल होगा, क्या एक स्क्वायर होगा, या फिर क्या एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोम्बस की परिभाषा क्या होती है, रोम्बस वो होता है जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। क्या कभी भी रोम्बस ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो सकता है, तो बोलोगे नहीं। रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता भाई, एक रोम्बस रेक्टेंगल इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी दोनों साइडें अलग अलग होती हैं, और रोम्बस कहता है मेरे सभी साइडों को तुम बराबर करो। यानी जब भी हम एक सर्कल के अंदर हम बनाते हैं एक रोम्बस को, तो उसके चारों कोण तो ऑटोमेटिक यहाँ 90 होते हैं, इस बात का ध्यान रखो, और चारों साइड बराबर है, यानी यहाँ पर ए है, ए है, ए है, ए है, तो एक रोम्बस को स्क्वायर बनने से बस एक ही बात रोकती है, वो है उसका कोण, वो है क्या, उसका कोण। और अगर यहां पर, ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, आप लोग सोचो पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप लोग अच्छे से सोचो कि एक रोम्बस को हमने बना दिया है, एक रोम्बस को हमने किसके अंदर बनाया है, एक रोम्बस को हमने सर्कल के अंदर बनाया है। ठीक है, तो वो जो रोम्बस होगा वो क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। पूरा समय लीजिए, आप लोग सोचिए, पूरा समय लीजिए। ठीक है, पूरा समय लीजिए आप लोग, अच्छे से सोचो कि वो रोम्बस क्या हो सकता है। बहुत बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं कि सर ये रेक्टेंगल होगा, बहुत बच्चे कर रहे हैं स्क्वायर होगा, और आपको पीछे मैंने कुछ पढ़ाया था, आपको पीछे मैंने कुछ पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। बस यहाँ पर वही बात है और कुछ नहीं है। गलत उत्तर नहीं देना है, सही उत्तर देना है। गलत उत्तर कोई नहीं देगा। कोई ए भी कहने लगा है भैया, ट्रेपीजियम भी कहने लगे हैं, पहेली थोड़ी चल रहा है। जरा सोचो, प्रॉपर्टी को प्रूफ करो, दिमाग लगाओ, क्या आएगा। एक रोम्बस को एक सर्कल के अंदर आप इंस्क्राइब करते हैं, बताओ। स्क्वायर ही होगा, प्रॉपर्टी में रेक्टेंगल ही पढ़ा था। ड्यू टू रोम्बस सर्कल से क्या होगा, ठीक है सर, मगर सर्कल के अंदर तो रेक्टेंगल होगा ना हमेशा। कोई कह रहा है रेक्टेंगल, स्क्वायर लॉक कीजिए गुरुजी। सोचो सोचो, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और समय लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा और समय लो।
अरे अभी तो बताया आपको, रेक्टेंगल हमने काट भी दिया है, हमने आंसर को करेक्ट भी कर दिया है, फिर भी आप परेशान हो रहे हो। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहली बात यहां पर कहा गया है कि एक रोम्बस को आपने एक सर्कल के अंदर बनाया है। एक रोम्बस को एक सर्कल के अंदर बनाया है, तो मैं वही बात कह रहा हूं, अगर आपने एक रोम्बस बनाया है तो वो कभी रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? रोम्बस कभी भी रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? खुद सोचो ना। रेक्टेंगल कहता है कि मेरी लंबाई अलग होगी, मेरी चौड़ाई अलग होगी। रोम्बस कहता है मेरी चारों की चारों भुजाएं समान होंगी। अगर मेरी चारों की चारों भुजाएं समान होंगी तो रोम्बस कभी रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम वो होता है जिसके आमने सामने वाले साइड पैरेलल होते हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं होते। क्या इसमें ये कभी सामने वाले कोण बराबर होते हैं? नहीं होते मेरे भाई, ये सामने वाले कोण कभी बराबर नहीं होते, तो वो ट्रेपीजियम भी नहीं हो सकता और वो आइसोस्केलेस भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा आपका स्क्वायर। और आप ऐसे भी समझो जैसे मानो यहाँ पर एबीसीडी नाम का एक रोम्बस था, एक सर्कल को आपने इसके अंदर बना दिया। ठीक है, जब आप इसके अंदर इस सर्कल को बनाओगे ना, देखो एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल भी आ सकता है और एक सर्कल के अंदर स्क्वायर भी आ सकता है। इस दोनों बातों को ध्यान रखो, आपने दोनों प्रॉपर्टी पढ़ा है। जैसे मानो ये सर्कल है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये दोनों के दोनों सर्कल हैं। अब इस सर्कल के अंदर क्या हो सकता है जनाब? इस सर्कल के अंदर ये हमारा स्क्वायर भी फिट हो सकता है और इस सर्कल के अंदर हमारा रेक्टेंगल भी फिट हो सकता है। ऐसा कहीं पर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सर्कल के अंदर स्क्वायर भी आ सकता है, सर्कल के अंदर हमारा रेक्टेंगल भी आ सकता है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि यदि तुम एक रोम्बस को एक सर्कल के अंदर बना रहे हो तो वो रोम्बस क्या होगा? तो वो 100% हमारा क्या होगा? 100% हमारा स्क्वायर होगा। सर्कल के अंदर दो ही चीजें आ सकती है, या तो रेक्टेंगल और नहीं तो हमारा रोम्बस। सर्कल के रेक्टेंगल नहीं तो हमारा स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि ये हमारा सर्कल है और हम इसके अंदर कुछ ऐसा वाला पैरेललोग्राम बना दें। आप मेरे भाई कभी भी अगर ऐसा वाला बनाने जाओगे ना, कभी भी ऐसा बनाने जाओगे तो ये पैरेललोग्राम कभी बन ही नहीं सकता है। आप देखो, आपके सामने मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देख रहे हो? अगर मैं यहाँ पर देखो जरा गौर से, अगर मैं यहाँ पर इन दो भुजाओं को मिलाना चाहता हूं तो ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। इस बात को ध्यान दो, ये दोनों मिल रहे हैं लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। आप चारों साइड को कुछ भी कर लो, नहीं मिला सकते। इनको आप तभी मिला पाओगे जब या तो ये 90, इनको तभी मिलाया जा सकता है। चारों बिंदु अगर आप चाहते हो ना कि एक सर्कल के अंदर अगर चारों के चारों बिंदु किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आ जाएं, जैसे मानो मैं आपको अपने सिस्टम से दिखाता हूं, ठीक है, आपको तब समझ में आएगा। ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि हम जैसा फोटो बनाते हैं ये वैसा ऑटोमेटिक बना लेता है। जैसे अगर मैंने मानो ऐसा उल्टा सीधा ट्रायंगल खींचा तो ये ट्रायंगल बना लेगा, ऐसे सर्कल खींचा तो ये सर्कल बना लेगा, गोल में खींचा तो ओवल बना लेगा। जो भी चीजें ऑटोमेटिक हैं। अब मैं बस कुछ नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। बस मैं कोई भी 4 पॉइंट को लेके जोड़ूंगा और देखो कि ये क्या बनाएगा आपका सिस्टम। कोई भी 4 पॉइंट को लेके, ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट मैं यहां बनाऊंगा। बस यहां बोलूंगा कि इसको सर्कल को टच करना चाहिए, तो मैंने कहा यहां पर ये 4 पॉइंट यहां पर क्या बनते हैं, ड्रॉ कर दो पूरा का पूरा। ऑटोमेटिक खुद देखो ये किसका शेप बना दिया, बताओ किसका शेप बना दिया? 90 90 90 वाला बना दिया कि नहीं बना दिया? तो मेरे भाई अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो और क्वाड्रिलेटरल बनाकर उसको दिखा रहे हो तो वो पक्का 90 का कोण बनाएगा। इस बात को ध्यान रखो। इसीलिए या तो वो रेक्टेंगल होगा, नहीं तो हमारा स्क्वायर होगा। और बात सवाल में हमारे रोम्बस की कही गई है, तो रोम्बस के लिए हमारा हमेशा आंसर क्या होगा? तो स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर वो रोम्बस नहीं होता, कोई दूसरा पैरेललोग्राम होता, अगर नॉर्मल एक पैरेललोग्राम होता और कहता कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में साफ तौर पर हम ये पढ़ते हैं कि हमारी ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के बराबर नहीं होती है। तो जब पैरेललोग्राम होगा, जब पैरेललोग्राम होगा, इस बात को ध्यान रखो। और जब हमसे ये कहा जाएगा कि यदि आप किसी पैरेललोग्राम को किसी सर्कल के अंदर बना रहे हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों भुजाएं समान नहीं होती हैं। लेकिन यदि आप किसी रोम्बस को बना रहे हैं, यदि आप किसी रोम्बस को बना रहे हैं, किसके अंदर बना रहे हैं? एक सर्कल के अंदर, तो ये पक्का क्या होगा? स्क्वायर होगा। इस बात को आपको सोच के रखना है, ठीक है, इस बात को आपको सोच के रखना है। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक, अब आ जाइए अपने अगले पॉइंट पे। यहां पर हमने पॉइंट जान लिया, तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा है?
तो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे कहा है कि यदि पेरीमीटर रोम्बस का 150 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल की लंबाई 50 है, तो दूसरे डायगोनल और एरिया कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, कि रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो कितना है मेरे भाई, तो पेरीमीटर हमसे बोला गया है। तो कोई बात नहीं, हम एक रोम्बस को बनाते हैं। हमने एक रोम्बस को बना दिया यहाँ पे, और हमसे कहा गया पूरा का पेरीमीटर अगर 150 है, तो पूरा पेरीमीटर अगर 150 है तो एक साइड का मान कितना होगा बताओ। तो बोलोगे सर 150 का 1/4, तो 150 को 4 से भाग कर दो, एक भुजा का मान निकल जाएगा। कहा है एक डायगोनल का मान 50 है। अगर मानिए यहां पर हम ए से लेकर सी तक को जोड़ते हैं, तो अगर ये पूरा मान 50 है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा मान हमारा 50 है, तो हम कहेंगे अगर ए सी पूरा का पूरा 50 है, तो जो ये आधा पार्ट होगा ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 25 होगा। एओ का मान कितना होगा, 25 होगा। हमसे दूसरे डायगोनल का मान पूछा गया है। ठीक है, हमसे दूसरे डायगोनल का मान पूछा गया है। अब या तो आप फोटो बनाओ, फोटो बनाकर पाइथागोरस लगाओ कि भैया ये 25 है और ये 150/4 है। दो तरीके हैं, जैसे मानो आपने यहाँ फोटो बनाया, फोटो में आपने कहा कि आपका हाइपोटेनस कितना है, तो 150/4 है। ठीक है, और आपने कहा कि आपका जो बेस है वो कितना है, 25 है। आपको परपेंडिकुलर पता करना है। इस केस में आपको इनका अनुपात पता करना होगा। अनुपात कैसे पता करना होगा, पहले 25 से भाग करो, तो बोलोगे 25 से भाग किए हैं, कितनी बार में गया, 6 बार में, 25 से एक बार में। ठीक है, 6/4 अनुपात 1 है। 6/4 को आप कहोगे तो ये 3/2 है। 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा ये 2 है। ये 3 है, ये 2 है, तो आपको एक यूनिट का मान निकालना होगा। उस अनुसार आप इसका मान निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका, और नहीं तो दूसरा तरीका कि सब कुछ मिटा दो और आपको जो हमने प्रॉपर्टी याद करवाई थी वो प्रॉपर्टी लगा दो। कि आपको प्रॉपर्टी जो हमने कहा था वो कहा था कि d1 का स्क्वायर जमा d2 का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा किसके, तो हमेशा बराबर होगा 4a² के। ठीक है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4a² के। याद है, बताओ। तो पहले डायगोनल की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे सर पहले डायगोनल की लंबाई 50 है, तो बोलोगे सर 50 का स्क्वायर। दूसरे वाले की लंबाई को x मान लो, तो x का स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो साइड दिया गया है, पेरीमीटर अगर 150 है तो साइड 150/4 होगा, यानी 4 इंटू 150 बटे कितना बोलोगे, तो 150 आप 4 बोलोगे, और इसका क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर सीधा का सीधा क्या कहेंगे, 2500। ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 50 का स्क्वायर हमारा आ गया 2500 जमा x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 150 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है यहाँ पे। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया 225, और एक जीरो का स्क्वायर 2 बार 0, बट्टे में आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16, और इसको गुना करना है 4 के साथ, इसको काटो तो 4 बार में काटेगा। 4 को हर किसी के साथ गुना करो तो 2500 का 4 गुना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। ये हमारा 4x² हो जाएगा, और ये हमारा 22,500 हो जाएगा। 22,500 में से 10,000 घटाओगे तो बोलोगे सर 12,500 आ रहा है। 12,500 कितने का मान है, 4x² का 4 का मान देखो, 4 3 के 12, 4 एकम 4। ठीक हो गया, 10 4 दूनी 8 और 4 5 20। तो x² का मान कितना आ गया, 3125 आ गया। अब 3125 किसका स्क्वायर है, तो 3125 हमारा 55 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। 55 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 55 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 को उसकी अगली संख्या 3125। 1 मिनट रुकेंगे, 3125 आ गया क्या, तो 6 5 30, 30 25 आएगा ना। ठीक है, हमें रूट में निकालना होगा। फिर अगर x² की वैल्यू 3125 है तो x की वैल्यू आएगी क्या, फिक्स 3025 होती है मेरे भाई, 3025 होती है। ठीक है, 2500 का 4 गुना प्लस 4x² और 22,500 हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे x² की जो वैल्यू होगी 22,500 में से आपका 10,000 चला गया, 12,500। 4 3 के 12, 4 एकम 4, 10 4 दूनी 8, 20 4 5 20, 3125 आ रहा है। 55 नहीं आ सकता ना, 55 नहीं आ सकता है। देखो 55 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 5 को उसकी अगली या 6 के साथ गुना करते हैं तो 3025 होता है। यहाँ पर 3125 है, मतलब x की वैल्यू यहाँ फिक्स आएगी ही नहीं। तो x की वैल्यू हम रूट में लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √3125। अब यहाँ से आपको जो है कॉमन निकालना पड़ेगा, आप निकाल सकते हो। जैसे मानो √3125 लिख रहे हो, 25 से काटोगे तो बोलोगे 25 से कम 25 है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो वो देखो, तो बोलोगे सर 25 से कम 25 हो गया, 62 25 दूनी 50 हो गया।
ठीक है, और 25 5 125 हो गया, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सबसे बढ़िया आप इसको 625 का कितना गुना कह सकते हो कि 625 का ये 5 गुना है। ठीक है, 3125 625 का 5 गुना है, तो x की वैल्यू 625 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, ये देखो 625 का रूट 25 हो गया और रूट 5 रहा, यानी हमारा आंसर आएगा 25 रूट 5। 25 रूट 5 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 3125 625 का 5 गुना है, 625 का रूट 25 आ गया, रूट 5 का रूट 5 आ गया, हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल और बढ़िया सवाल है और प्यारा सवाल है। सवाल में हमसे कहा है कि दोनों डायगोनल का जो लेंथ है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, दोनों डायगोनल का लंबाई का जोड़ दे रखा है सेक थीटा, पेरीमीटर हमारा दे रखा है 2 tan थीटा, हमसे पूछा है एरिया कितना होगा बता दो। ठीक है, सौरभ कुमार कहते हैं सर मेरा नाम लीजिए। मेरे भाई आपका नाम ले लिए तो क्या हो गया उससे, ये बताओ, कुछ हुआ है? यूट्यूब वाली कहानी यहाँ भी चल रही है आप लोगों की, बताइए। सम ऑफ लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस कितना है, सेक थीटा है। ठीक है, आप अपने अच्छे डाउट पूछा करो, आपका नाम मुझे खुद ही याद हो जाएगा। आप अच्छे सवाल पूछा करो, मुझे खुद आपका नाम याद हो जाएगा। ठीक है, नाम लेने कहने से नाम याद नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, नाम अगर किसी भी टीचर को कहीं पर भी याद करवाना है तो अपने डंके से अपना नाम याद करवाइए, पढ़कर नाम याद करवाइए, सिलेक्शन लेके नाम याद करवाइए, वहां से सिलेक्शन लेके यहाँ पर आइए, फिर हम आपका खुद यूट्यूब पर आपका नाम लेंगे, पूरी दुनिया आपका नाम जानेगी। वो एक सही तरीका होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि डायगोनल के लेंथ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यानी अगर हम बात करें तो d1 जमा d2 का जो मान दिया गया है वो हमें सेक थीटा मान दिया गया है। उसके बाद हमें कहा गया है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब कितना है, तो 4a की वैल्यू है। 4a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 4a की वैल्यू हमें दी गई है 2 tan थीटा। कितना दिया गया है, तो 2 tan थीटा दिया गया है हमें। ठीक, और हमसे बोला गया है बताओ एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर 4a का मान इतना है, अगर 4a का मान इतना है तो मैं अगर 2 से काट दूं इसको तो कोई दिक्कत की बात, तो बोलोगे सर 2a का मान कितना हो जाएगा, तो 2a का मान हमारा tan थीटा हो जाएगा। हो जाएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अभी, अगर आपको याद होगा तो, कि भैया मेरे d1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो बराबर होता है हमारे 4a स्क्वायर के। बराबर होता है कि नहीं होता है? चलो, तो अब जरा यहाँ पर करो एक काम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये इक्वेशन नंबर 1 है और अगर आपका ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप दोनों इस इक्वेशन का क्या करिए, स्क्वायर करके एक दूसरे में घटा दीजिए। ठीक है, आप करिए पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर, तो पहले वाले इक्वेशन का क्या होगा, तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, उसमें से घटाना है, किसको घटाना है, 2a के होल स्क्वायर को। ठीक, और वो बराबर होगा हमारे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस किसके, तो tan स्क्वायर थीटा के। समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टी ध्यान है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा घट जाएगा। आप बोलोगे सर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यहाँ देखो क्या मिलेगा, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 प्लस 2d1 d2 माइनस 4a स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहां पर देखोगे तो आपको एक और बात हमने पढ़ाई थी, ठीक है, कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर, 4a के स्क्वायर के बराबर। तो 4a स्क्वायर को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2d1 d2 जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। ठीक है, और हमसे एरिया पूछा गया है। एरिया हमारा कितना होता है, तो हम बोलते हैं सर एरिया जो होता है वो हमारा होता है d1 d2 का कितना, आधा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो यहां से मुझे खुद बताओ, ठीक है, यहां से d1 d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी। ठीक है, d1 d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी। और फिर यहाँ दोनों साइड अगर हम हाफ से गुना कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, 2d1 d2 का मान 1 है तो d1 d2 का मान 1/2, तो हाफ d1 d2 का मान कितना हो जाएगा, ये ऐसे समझ लो कि अगर हम दोनों साइड 4 से भाग लगाते हैं तो ये हाफ d1 d2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। हाफ d1 d2 ही हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो एरिया बराबर 1/4, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे? चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, रोम्बस पढ़ लिया आपने अच्छे से, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करो सौरभ कुमार, टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता मुझे करने दीजिए। आप आराम से तसल्ली से पढ़िए, हम सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर देंगे, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करिए।
आ जाइए ट्रेपीजियम की बात करते हैं। अब ट्रेपीजियम क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। समलम, समलम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पढ़ना। इसकी एक से एक प्रॉपर्टी हमें पढ़ने को मिलती है और सवाल एक से एक बनते हैं, ठीक है। सवाल एक से एक समलम के ऊपर बनते हैं, समलम चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं। तो ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ो। ट्रेपीजियम है क्या? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एक साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और बाकी सारे साइड पैरेलल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज। जैसे अगर मानिए यहां पर आपने एक ट्रेपीजियम बनाया है। देखो दोस्त, जितने भी मेरे भाई लोग हैं ना, जितने भी यहाँ पर कह रहे हैं, जो भी बातें आप लिख रहे हो, क्लास के अंतिम तक बने रहो। लास्ट में डाउट पूछना, मैं बता दूंगा। मैं अब इरिटेट हो रहा हूँ, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। या तो लाइन से सबको ब्लॉक करना शुरू करूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो कमेंट अपने बंद करो और क्लास के बाद में पूछना। पढ़ाने दो चुपचाप मुझे, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हमारा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल की क्या है? तो उस क्वाड्रिलेटरल की हमारी जो सामने वाली भुजाएं हैं, अगर ये हमारी समानांतर हैं और बाकी दोनों भुजाएं वो बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी खासियत होते हैं। जैसे मानिए कि अगर हम इसके दोनों डायगोनल को जोड़ते हैं, अगर हम इसके दोनों डायगोनल को जोड़ते हैं, तो पहला पॉइंट हम जानेंगे साइड के बारे में, दूसरा पॉइंट हम जानेंगे एंगल के बारे में, तीसरा पॉइंट हम जानेंगे एरिया के बारे में, ठीक। तो यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि ए बी और सी डी आपके बराबर होते हैं, ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये दोनों पैरेलल होते हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं होते। अगर मानिए हम यहाँ पर एडी के मिड पॉइंट को यहाँ पर बनाते हैं, एडी के मिड पॉइंट को हम यहाँ डी कहते हैं और बीसी के मिड पॉइंट को हम यहाँ पर ई कहते हैं। इन दोनों मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, इन दोनों मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो पहला पॉइंट हमारे सामने जो बनकर आता है वो ये आता है कि जो हमारा डी से लेकर ई तक की लंबाई होती है वो बराबर होती है आधी किसकी? तो ए बी और सी डी के जोड़ की। ए बी और सी डी के क्या होती है मेरे भाई? जोड़ के आधी होती है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा हमारा ये कहता है कि यदि आप इनके दोनों डायगोनल को मिलाते हो, आपने मिला दिया, ठीक है, और ये दोनों डायगोनल की जो बीच की दूरी है ना, ये डायगोनल के बीच की दूरी हमारी एक्स वाई है, ये दोनों डायगोनल के बीच की दूरी एक्स वाई है, एक्स से वाई है। आपको इस एक्स वाई की वैल्यू बतानी है कि इस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी हाफ इंटू दोनों साइडों का आधा, यानी ए बी माइनस सी डी, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो लाइन बाय लाइन मैं आपको प्रूफ देते चलूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर हमें डीई का मान चाहिए तो डीई का मान दोनों को जोड़ के आधा, अगर हमें एक्स वाई का मान चाहिए तो हमें दोनों को घटा के आधा करना पड़ेगा। लेकिन अगर समझो कि डी और ई अगर आपका कोई मिड पॉइंट है ही नहीं, अगर डी और ई नाम का कोई भी मिड पॉइंट नहीं है, नॉर्मल आपसे कहा गया है, और क्या कहा गया है कि तुम्हें एक ट्रेपीजियम हमने दिया है, तुम्हें क्या दिया है? एक ऐसा ट्रेपीजियम दिया है, कोई भी ट्रेपीजियम हो सकता है। यहां पर एक पॉइंट है, मानो यहां पे इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स और दूसरे वाले पॉइंट को हम कहते हैं वाई। इस ट्रेपीजियम का नाम हमारा क्या है? इस ट्रेपीजियम का नाम हमारा एबीसीडी है, ठीक है। ये ऊपर वाले दिए गए साइड्स को, एक्स थोड़ा सा यहां से हटाओ, मानो एक्स आपका यहां है और आपका ये वाई यहां पर है, ठीक है। अगर ये ऊपर वाले साइड को m के रेशियो में और n के रेशियो में बांटता है, इसकी लंबाई जो है हमारी a है, इसकी लंबाई हमारी b है, और हमारा एग्जामिनर बोलता है xy की लंबाई पता करो कि xy की लंबाई कितनी होगी। तो आपको xy की लंबाई सीधी की सीधी ध्यान रखनी है, m इंटू ए, क्या गुना करेंगे? m इंटू ए, याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला, n इंटू बी, ठीक है, m इंटू ए एन इंटू बी डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये सीधा का सीधा हमारा आंसर हो जाता है xy को निकालने का। आपके प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आए हैं कि यदि हमारा एक ऐसा ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसकी साइड हमारी 10 है, इसकी साइड हमारी मान लो 20 है, और यहां पर एक लाइन है जो इसको 2:3 में भाग करता है, तो इस लाइन का मान पता करो, इस xy का मान पता करो, इस xy का मान पता करो कि इस xy का मान कितना होगा। तो आप बोलोगे सर xy बराबर 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो 40। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 30, ठीक है। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30, और भाग करेंगे कितने से? तो 2 जमा 3 से, यानी 70 को 5 के साथ भाग करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, यानी xy की वैल्यू कितनी आएगी? 14। इस तरीके से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल बने हैं, और कहीं ना कहीं यही वाला जो पॉइंट है, यही वाला पॉइंट आपके मिड पॉइंट में कन्वर्ट जब होता है तो आपका ये पॉइंट नंबर 1 देता है। जहां पर आपका ये जब डी मिड पॉइंट बन जाता है ना, डी आप नहीं कह सकते, हाँ,
ठीक है, आप इसको यहाँ पर f कह लो, ठीक है, यहाँ पर इसको आप f कह लो कि जब आपका ये पॉइंट f है, जब ये मिड पॉइंट होता है तो ये 1 और 1 के रेशियो में बांटता है। जब ये 1 और 1 के रेशियो में बांटता है तो हमारा f से लेकर e तक का जो डिस्टेंस होता है 1 इंटू ए बी, तो बोलते हैं 1 इंटू ए बी, ठीक है, प्लस 1 इंटू डी सी, 1 इंटू डी सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 2। और यही चीज यहां मैंने लिखा है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? तो जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है कि कोई भी एक ट्रेपीजियम है, कोई भी एक ट्रेपीजियम है, उस ट्रेपीजियम में अगर मान लीजिए यहां पर ये वाली साइड कितनी हो गई, अगर इनको m रेशियो n में बांटा जाता है, ये साइड a है और ये साइड b है, तो इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, ma प्लस एन बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है, पहले हमें पढ़ना है ट्रेपीजियम, फिर उस ट्रेपीजियम के बाद हम पढ़ेंगे आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलेस का मतलब क्या, अगर ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड हैं AD और CB अगर वो बराबर हो जाते हैं तो क्या क्या होगा। तो पहले ट्रेपीजियम के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ते चलो। ट्रेपीजियम क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समानांतर, और ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यही बात मैंने आपके सामने यहाँ बकायदा अच्छे से लिखा हुआ है कि यदि आपका एक ट्रेपीजियम है और उस ट्रेपीजियम में अगर मान लो यहाँ ई पॉइंट इसको x रेशियो y में डिवाइड करता है, तो ई से लेकर f तक की जो दूरी होगी वो होगी एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो तीसरी पॉइंट देखो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है। तीसरा पॉइंट आपको कहा गया है कि यदि आपको एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर आपका ये ट्रेपीजियम है मान लीजिए, और इस ट्रेपीजियम का मान कितना है, ABCD है, इस ट्रेपीजियम का मान कितना है, ABCD है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर एक हाइट हमने बना दिया और इस हाइट का मान अगर हमारा h है, तो इसका एरिया आपको हमेशा से ध्यान रखना है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जो भी पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, इनको आपको जोड़ना है हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, और इंटू क्या होगा, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी h। जितनी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, हर प्रॉपर्टी के पीछे कोई ना कोई प्रूफ है, लेकिन वही बात है कि हर प्रूफ में अगर 4 मिनट भी लगेंगे हमें और 10 प्रूफ मुझे बताने हैं तो 40-40 मिनट की तो सिर्फ प्रूफ हो जाएगी। और प्रूफ हम बचपन में पढ़ा करते थे, यहाँ पर नहीं, यहाँ हमें सिर्फ आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड को जोड़ेंगे और उनके बीच की दूरी, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, उसके बाद की अगली बात करते हैं। अगला वाला पॉइंट में आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। अगले पॉइंट में यहाँ पर आपका डीओ नहीं होगा, इस पॉइंट को करेक्ट करो, बी को ऊपर लिखो और डी को नीचे लिखो। ये बहुत 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 मेरे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को जो स्टूडेंट मिस कर लिया ना, समझो कि उसकी कहानी खत्म, खलास, फिनिश है। जो सारा का सारा गेम है वो इसी के ऊपर है, इसमें बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो अपने शीट में करेक्ट करो यहाँ पे। ठीक, आप अपने शीट में करेक्ट करो, ये वाला पॉइंट बी होगा और ये वाला पॉइंट हमारा डी होगा। अब ये वाला पॉइंट को हम आपको समझाते हैं कि असल में ये पॉइंट कहा क्या गया है। होता क्या है कि जैसे मानिए आपने कोई ऐसा ट्रेपीजियम बनाया है, ठीक है, आपने क्या बनाया है, ऐसा कोई एक ट्रेपीजियम बनाया है। इस ट्रेपीजियम का मान आपने क्या रखा है, मानो यहाँ पर आपने कहा कि ये ट्रेपीजियम हमारा ABCD है। ठीक है, और इस ट्रेपीजियम को हम यहाँ पर क्या करते हैं, मानो यहाँ पर इसके दोनों डायगोनल को हम बनाते हैं, इसके दोनों डायगोनल को बनाते हैं। एरिया के बारे में भी कुछ बातें होंगी, सभी बातें जानोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ऊपर कटता है। अब आप कुछ यहाँ पर अपने मन में कुछ स्थापित करना चाहते हो। ठीक है, आप अपने मन में कुछ यहाँ पर स्थापित करना चाहते हो। आपने कहा सर देखो, ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल हैं। यानी यहाँ पर ऑल्टरनेट के कारण ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। उसी तरीके से हमारा ये वाला जो कोण होगा किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ में आया बात? वर्टिकली अपोजिट के कारण ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। हमारे तीनों कोण बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए तो हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे जरूर, अगर ये कोण आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा, अगर ये कोण आपका बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा, और अगर ये कोण गामा है तो ये भी आपका गामा होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना है, तो छोटे वाले में अल्फा के सामने हमारा यहाँ पर डीओ है। तो बोलोगे सर छोटे वाले में अल्फा के सामने डीओ है, तो डीओ लिखेंगे। यहां पर अल्फा के सामने कितना है, तो बीओ है, तो बोलोगे सर बीओ लिखेंगे।
बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? छोटे वाले में बीटा के सामने कितना है तो बोलोगे सर सीओ है, तो यहां पर सीओ लिख लो। बड़े वाले में बीटा के सामने कितना है? ओबी है, ठीक है, ओए है, तो यहां पर एओ लिख लो, ठीक है, बराबर। गामा के सामने छोटे में कितना है तो सीडी है, तो यहां सीडी लिख लो, ठीक है। और यहां गामा के सामने कितना है? ए बी है, तो ए बी लिख लो। ये आपकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो या फिर आप इसको पलटी करके भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बीओ अपॉन डीओ बराबर होगा एओ अपॉन सीओ के, और वो बराबर होगा हमारा ए बी अपॉन सी डी के। सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, आपका एग्जामिनर एक और बात को ध्यान रखता है, सिर्फ इन दो रेशियो का इस्तेमाल करके भी ऐसा भी कहा जा सकता है आप कि बीओ इंटू सीओ बराबर होगा एओ इंटू डीओ के। ये आपका पेपर में पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। आपका ए से लेकर ओ और डी से लेकर ओ, ए से लेकर ओ और डी से लेकर ओ का जो गुना होता है वो बराबर होता है बीओ और सीओ के, वो बराबर होता है बीओ और सीओ के। जैसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था वो देख लीजिए। पेपर में आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि आपका ये एक ट्रापेजियम है ABCD नाम का। ये ट्रेपीजियम जो है यहाँ पर 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। इसका मान हमारा 4 है, इसका मान 5 है, इसका मान 2 है, इसका मान कितना होगा बता दो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ऊपर काटता है तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों का गुना एओ का और डीओ का यानी 5 चौके 20 बराबर होगा किसके? 2 इंटू यहाँ पर x के, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? x का मान हमारा 10 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का गुना बराबर होता है किसके? इन दोनों के गुना के। इन दोनों का गुना जो होता है वो बराबर होता है किसके? इन दोनों के गुना के। इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर। बस यही बात लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बात आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है और पॉइंट नंबर 2 आपको ये ध्यान रखना है। ये दोनों कहाँ से आए हैं? तो दोनों के दोनों सिमिलैरिटी से आए हैं, समरूपता से आए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर यही बातें लिखी गई है कि हमारा एओ बट्टे में सीओ बराबर बीओ बट्टे में ओबी, ठीक है, और बड़ी वाली भुजा के साथ हमारा ए बी आएगा ए बी बटे सी डी, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखते हैं वो रखते हैं साइड के साथ संबंध। ट्रेपीजियम में ये वाली लाइन किसी भी स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहती है, तो इस वाली लाइन को हमेशा आजीवन अपने साथ याद करके चलेंगे। जिस तरीके से आपने पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि दोनों डायगोनल का जो साइड का सम होता है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम जो होता है वो बराबर होता है 2 गुना दोनों साइड के। आपने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था? अगर नहीं याद होगा तो दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं कि अगर ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो जो दोनों डायगोनल होते हैं यानी BD का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 2 गुना एक वाला साइड यानी AB का स्क्वायर के और जमा यहाँ पर AD के स्क्वायर के। ये बातें आपने पढ़ी थी, बताइए अच्छे से पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, ठीक। तो ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने किस में? तो ये प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने पैरेललोग्राम में। अब जो आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? अब जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेपीजियम में, ठीक है। अब किस में पढ़ेंगे? तो आप ट्रेपीजियम में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब ट्रेपीजियम में जरा प्रॉपर्टी देखो तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि आपका जो AC का स्क्वायर होगा और आपका जो BD का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा जो दोनों नॉन पैरेलल साइड है उनके स्क्वायर के, AD के और BC के, और प्लस 2 गुना किसके? तो AB और CD के 2 गुना के। फिर वही बात है, इसका प्रूफ भी हम सिमिलैरिटी से निकाल सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। हमें जो ध्यान रखना है वो इतना ध्यान रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे भाई, आप इसको ध्यान किसी भी हाल में रखोगे। मुझे नहीं पता, आपको ये ध्यान रखना है तो रखना है। अब ये आप जानो कि आप इसको ध्यान कैसे रखने वाले हो, ठीक है। ये आपको देखना है, ये आपको देखना है कि आपको ध्यान कैसे रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और किसी भी सूरत हाल में आपको ये याद होना चाहिए कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2ABCD। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आ जाइए, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान रखेंगे, एक और बात क्या ध्यान रखेंगे? चलो वो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम पढ़ाऊंगा ना तो आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं। जब आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम पढ़ेंगे तो एक प्यारा सा सवाल हम जानेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है सर? क्लियर कर दीजिए। साधना एक बात बताओ, पैरेललोग्राम क्या होता है? तो पैरेललोग्राम आपका ये होता है जिसमें ये वाली भुजा इसके पैरेलल होती है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल होती है। और ट्रेपीजियम का फोटो कैसा होता है? ऐसा होता है,
ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा इसके पैरेलल तो है लेकिन ये वाली भुजा इसके पैरेलल नहीं है। दिख रहा है ये इसके समानांतर है, एक ही रेशियो में एक ही लाइन में ये दोनों जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ भाग रहा है, ये यहाँ भाग रहा है, जाके आगे काट देगा तो यही है हमारा क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। बस इन दोनों में यही समानांतर है कि जो दूसरी वाली भुजा है अगर ये भी पैरेलल हो जाती तो ये भी क्या कहलाता, पैरेललोग्राम कहलाता। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में वहां पर कहा है कि ABCD एक हमारा ट्रेपीजियम है जहां पर AD हमारे BC के पैरेलल है, AC और BD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। हमारा AO हो गया, CO हो गया, BO हो गया, DO का मान दे रखा है, हमसे X का मान पूछा है। प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये आपको हमने पढ़ाया, अभी तुरंत पढ़ाया हमने आपको। ठीक है, कि यदि आपका एक ऐसा ट्रेपीजियम दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, आप ट्रेपीजियम को बनाओ, बढ़िया से बनाओ। ठीक है, सेवा सत्कार को पूरा ट्रेपीजियम का यहाँ पे नाम उनका दो कि ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है। दोनों के दोनों डायगोनल कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, तो O नाम पर काटते हैं। सवाल में हर किसी का मान हमें दे रखा है। AO का मान कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है। CO का मान कितना दे रखा है, तो x माइनस 3 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, BO का मान कितना दे रखा है, तो 3x माइनस 19 दे रखा है। और हमारा DO का मान कितना दे रखा है, x माइनस 5। अब आपको अभी पढ़ाया था कि A से लेकर O तक और O से लेकर D तक का जो गुना होता है, यानी 3 इंटू x माइनस 5 जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बोलोगे इन दोनों के गुना के, यानी 3x माइनस 19 इंटू कितना, x माइनस 3 के। होगा कि नहीं होगा बताओ यहाँ पे, अभी पढ़ाया है आपको, अभी पढ़ाया है आपको। तो अगर अभी पढ़ाया है यहाँ पे तो जरा इन दोनों को हल करके देखो कि कितना होगा। तो बोलोगे सर 3x माइनस 15 बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 19x प्लस 57 के। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। 3x स्क्वायर को उधर ही रहने दो। तो देखो उस पूरे के पूरे टर्म को यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 9 हो गया और माइनस 19, 19 और 9 कितना हो गया, तो 28 हो गया। 28 में से जब ये 3 वहां जाएगा तो और 3 जोड़ देगा, यानी बोलोगे सर माइनस 31 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3x स्क्वायर था, 19 और 9 हमारा 28 हो गया, 28 और 3 हमारा 31 हो गया। ये 15 उधर जाएगा तो 57 में जुड़ेगा, 57 5 62 10 72 प्लस 72 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यू दी गई हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या तो आप ऐसे कर सकते हो और नहीं तो आप यहाँ पर ऑप्शन को भी रख के देख सकते हो। 72 का 3 गुना कितना हो गया, तो बोलोगे 216। 216 किससे मिलता है बताओ, 36 का 6 गुना है। ठीक है, 36 का कितना गुना है मेरे भाई, 18 3 21, 3 है x माइनस CO हमारा कितना है, एक मिनट CO x माइनस 3 है, BO का मान जो है वो 3x माइनस 19 है और DO का मान हमारा x माइनस 5 है। 3 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 19, 3x माइनस 15, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 19x प्लस 57, 3x स्क्वायर 28, वो भी 3 गया तो 31, 12 5 1 6 और 1 7, सही है। 72 इंटू 3 6 216। 216 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हम उसको जोड़ने पर 31 लेके आ जाएं। ठीक है, अच्छा AD पैरेलल BC है क्या, ओके ओके ओके। सवाल में हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया, हमने फोटो जो बना दिया वो गलत बना दिया। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AD BC के पैरेलल है, यानी यहाँ पर इस पॉइंट को हमें AD करना पड़ेगा और इस पॉइंट को BC करना पड़ेगा। ठीक है, AD हो गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा BC होगा। ABCD एक ट्रेपीजियम है, AD हमारा किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ये दोनों लाइन हमारे क्या है, पैरेलल है। अब उसके अनुसार हमारे अंदर के दिए गए मान बदलेंगे। यही होता है, देखो पेपर में अगर थोड़ा सा गलती कर दिए तो जाके कैसे फंसोगे, फोटो बनाने में गलती कर दिए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो हमारा AO का मान कितना दिया गया है, तो AO का मान हमारा 3 दिया गया है। C से लेकर O तक का मान कितना दिया गया है, तो x माइनस 3 दिया गया है। OD का मान कितना दिया गया है, देखो तो OD का मान हमारा x माइनस 5 दिया गया है और OB का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर OB का मान हमारा 3x माइनस 19 है। इस बात को खास करके ध्यान रखना है, एग्जामिनर ये गलती आपसे करवा सकता है।
ठीक है, कि आपको एबीसीडी के जगह पे एबीसीडी ट्रेपीजियम देगा, लेकिन आपका एबीसीडी पैरेलल ना देके आपसे एडी और सी भी पैरेलल दे सकता है। तो आपको तुरंत यहाँ पे नाम को बदल देना है एक दूसरे के जगह पे। ठीक है, अब इन दोनों का गुना यानी 3 इंटू 3x माइनस 19 का जो गुना होगा वो बराबर होगा किसके, x माइनस 3 के और इंटू x माइनस 5 के। समझ में आ गया मेरा बात, इन दोनों के गुना के बराबर। इन दोनों को गुना करो तो कितना आएगा, 9x माइनस 57 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस कितने के, तो 15 के। ठीक है, सॉल्व करते जाओ। 9 यहाँ पर है, 5 और 3 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, या उधर ही रखो सभी को, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर था, 5 और 3 8, ये भी 9 चला गया, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 15 था और 57 आ गया, तो 15 और 57 कितने हो गए, ठीक है 72 हो गए यहाँ पे, बस 72 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 72 लेके आना है। ठीक है, 72 लेके आना है और यहाँ पर कितना हमारे पास, तो 17x है। कितना लेकर आओगे बताओ, 9 और 8 से आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 9 8 72 होता है, बताओ 9 8 72 होता है, तो बोलोगे हाँ सर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 बराबर 0। तो x इंटू एक्स माइनस 9 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 9 और 8 वाला आंसर होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर कितना, 0। तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। तो x की वैल्यू या तो हमारी 9 आएगी, नहीं तो हमारी वैल्यू 8 आएगी। दोनों के दोनों यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे। और जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख गया था कि ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो आप वहीं पर इनको काट सकते थे, वहीं पर ही इनकी कटाई करके सही उत्तर आप दे सकते थे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखो क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है एबीसीडी आपका एक ट्रेपीजियम है, जहां पर वापस से देखो एडी पैरेलल है बीसी के, एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। यदि बीएडी का मान 40 है, एओडी का मान 15 है, डीओसी का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखो आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की आवश्यकता पड़ गई है। ठीक है, और वो आवश्यकता क्या है वो समझेंगे। आपका क्या कहता है, आपका एग्जामिनर आपको एक ट्रेपीजियम देगा। ठीक है, ट्रेपीजियम की एक और प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जानो तो आपको समझ में आएगा एक बात। आपने क्या किया, एक ट्रेपीजियम बनाया, उस ट्रेपीजियम का नाम हमने कहा सर ये एबीसीडी नाम का एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी नाम का क्या है, एक ट्रेपीजियम है। हमने यहाँ पर इन दोनों पैरेलल साइडों को मिला दिया है। जब आप मेरे भाई इन दोनों पैरेलल साइड को मिलाओगे ना और बात करोगे एरिया की, तो एरिया में दो बड़े प्यारे प्यारे रिलेशन निकलते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो निकलता है वो क्या निकलता है जानो। अगर मैं यहाँ पर इनको 4 पार्टों में बांटता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है, तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें होता है वो होता है ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। A2 और A4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। A2 और A4 आपस में क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। और पॉइंट नंबर 2 जो हमने सीखा था किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो उनमें आमने सामने का एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों एरियाओं के। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A1 इंटू A3 जो होगा वो बराबर होगा किसके, A2 इंटू A4 के। वो बराबर होगा किसके, A2 इंटू A4 के। ठीक है, यही रिलेशन में देखो A2 और ये दोनों A2 बराबर है ना, तो ये A2 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप A2 का स्क्वायर बराबर इतना। यानी आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो A2 का एरिया होगा वो होगा रूट अंडर A1 इंटू A3। ठीक है, रूट अंडर A2 इंटू A3 आप A2 कह सकते हो या आप इसको A4 कह सकते हो, क्योंकि A2 और A4 आपस में बराबर हैं। A2 और A4 आपस में बराबर हैं और इनकी वैल्यू आ जाएगी हमारी इतनी। पहला पॉइंट आपको ट्रेपीजियम में जानना है कि इन दोनों का एरिया बराबर होता है, और दूसरा पॉइंट आपको क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी याद रखना है कि भैया आमने सामने का जो गुना होगा वो बराबर होगा। अब बहुत बच्चों को यहाँ पर शंका होगी मन में कि सर ये दोनों आपने बराबर कैसे कह दिया, A2 और A4 बराबर कैसे कह दिया। इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी आप जैसे आपको पता होगा कि आपने कहा था कि सर यदि दो समानांतर रेखाएं होती है ना, तो इस दो समानांतर रेखाओं के बीच में आप जितनी मर्जी ट्रायंगल बना लो सबका एरिया बराबर होता है। तो हमने कहा हाँ भाई ये तो हमने कहा था, तो आप बोलोगे बस सर। जैसे मानो आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, दूसरा ट्रायंगल आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, बना दिया कि नहीं बना दिया, तो हमने कहा हाँ ठीक है। अब जरा यहाँ पर ये देखना, तो यही आपका एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है आपका, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होती है कहानी जरा देखते चलो। तो ये आपका भी ट्रेपीजियम बनाएगा।
ठीक है, ये ट्रेपीजियम क्या है, तो ABCD है। ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम लिया हमने, ये इसके क्या है, दोनों के दोनों डायगोनल है। अब हमने कहा ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके द्वारा बना गया एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहां पर ट्रायंगल ADB का जो एरिया होगा, यहां पर जो ट्रायंगल ADB का जो एरिया होगा वो बराबर होगा किस वाले ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ACB के एरिया के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के बराबर। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर हैं, कोई समस्या की बात है। ठीक है, अब उनमें से अगर मैं इतना इतना पार्ट उनमें से काट दूं, अगर मैं इतना इतना पार्ट दोनों में से काट दूं, तो जरा दोनों में से अगर मैं सेम चीज ऐड करता हूं दोनों साइड, या सेम चीज सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे बताओ यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABB में अगर मैंने यहां पर मानो AOB को घटा दिया है, मैंने माइनस कर दिया है किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को मैंने घटा दिया है, उसी तरीके से वहां पर हमने ACB के ट्रायंगल के एरिया में से हमने AOB को घटा दिया है। हमने किसको, AOB को घटा दिया। मैंने कहा कि अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया पूरे के बराबर दोनों में से इतना घटा दो, तो बताओ अगर इस पूरे ट्रायंगल में आप अगर इतने को निकाल देते हो तो क्या बचता है, AOD बचता है। तो बोलोगे हाँ सर यहां पर बचेगा AOD, ठीक है। और यहां इस पूरे ट्रायंगल में आप ये वाला पार्ट को निकाल देते हो तो क्या बचता है, COB। तो क्या आपका यहां पर COB जो है वो बराबर नहीं हो गया, क्या इन दोनों का एरिया बराबर नहीं हो गया, बताओ। ठीक है, तो क्या इन दोनों का एरिया यहां पर बराबर नहीं हो गया। जब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर और बीच वाला दोनों में कॉमन है, उस कॉमन पार्ट को हटा देंगे तो बाकी बचा दोनों पार्ट बराबर हो गया। तो इसीलिए यहां पर A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर A4 हो जाता है। A2 बराबर क्या हो जाता है, A2 बराबर A4 हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ट्रापीजियम में होता है। और बाकी ये वाली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के समय हमने आपको पढ़ाई थी कि आमने सामने का जो एरिया का गुना होता है वो बराबर होता है इनके आमने सामने के। ठीक है, तो हमारा A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4। अब ये जनाब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो या तो A2 इंटू A2 लिख सकते हो, तो A2 का स्क्वायर अगर इतना तो A2 का मान इनका रूट हो जाएगा, या फिर A4 लिख सकते हो तो A4 स्क्वायर का मान इतना तो A4 का मान इनका रूट हो जाएगा। इसके ऊपर सवाल आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान दो क्या है। ठीक है, ABCD कहा गया है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां पर AD BC के पैरेलल है। ठीक है, यहां पर क्या है, तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल कह रहा हूं, हमने यहां पर क्या बनाया, एक ट्रेपीजियम बनाया है। और ट्रेपीजियम में क्या कहा गया है, तो ट्रेपीजियम में हमसे ये कहा गया है कि भैया ये तुम्हारा एक प्यारा सा ट्रेपीजियम है, नन्ना मुन्ना ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का जरूरी नहीं है, देखो ये ऐसा ऐसा हो सकता है, माइंड में लेके मत चलना कि ये दोनों हमेशा हमेशा ट्रेपीजियम ऐसे ही बने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बस ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों पैरेलल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो कहा है ABCD ट्रेपीजियम है, यानी हमने कहा ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, जहां पर AD BC के समानांतर है। दोनों के दोनों डायगोनल यहाँ पर AC और BD एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो O पर काटते हैं। हमसे कहा है BAD का पूरा एरिया 40 है, और AOD का एरिया कितना है, तो AOD का एरिया 15 है। अब अगर पूरा का पूरा एरिया 40 है और ये 15 है, तो ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर 25 हो गया। और किसका एरिया पूछा है, तो DOC का पूछा। अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। तो आंसर कितना टिक करोगे, ऑप्शन नंबर C टिक करोगे, बताओ। ऑप्शन नंबर C टिक करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ये 15 है, पूरा 40 है, तो ये 25 हो गया, ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। चलो आ जाओ, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा गया है आपका जो AB है वो हमारे DC के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है AOD का एरिया, यानी AOD का एरिया हमारा कितना है, तो 36 है। फिर हमारा कहा गया DOC का एरिया कितना है, तो 36, इसका एरिया हमारा 48 है। हमसे यहाँ पूछा गया है AOB का एरिया कितना होगा, इसका एरिया बता दो। कोई समस्या की बात नहीं है। अगर ये हमारा 36 है तो बोलेंगे सर ये भी 36 होगा, ये दोनों एरिया बराबर होते हैं। और इस पल के लिए एक एरिया को क्या मान लो, x मान लो। तो आपको पता है सर 48 इंटू एक्स, 48 इंटू एक्स बराबर होगा किसके, 36 इंटू 36 के, बराबर होगा किसके, 36 इंटू 36 के। ठीक है, आप काटो यहां से, 12 से काटोगे तो 4 बार में, 12 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में, तो 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो x का मान कितना होगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर A
ठीक है, जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? 3 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाओ। कहा गया है एक ट्रेपीजियम है हमारा ABCD, जहां पर AB हमारे DC के पैरेलल है, X जो है वो हमारा AD का मिड पॉइंट है, Y जो है हमारा BC का मिड पॉइंट है। AD का मान हमें दे रखा है, AD का मान हमें कितना दे रखा है मित्र? AD का मान हमें दोस्त दे रखा है 12, ठीक है। और DC का मान कितना दे रखा है? DC का मान हमें 8 दे रखा है। AB का पूरा मान हमें कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। सवाल में कहा है यहाँ पर X इसका मिड पॉइंट है और Y इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। X इज द मिड पॉइंट और Y इज द मिड पॉइंट। XY का मान पूछा है। अब बताओ ये XY का मान कितना होगा? आपको क्या कहा था? इस 12 से हमें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर कहा है कि भैया जो हमारा XY है, ठीक है, अभी कहा था कि यदि इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो जो X से लेकर Y तक की दूरी होगी वो आधी होगी किसके? इन दोनों के जोड़ के, यानी हाफ ऑफ 18 प्लस 8। 18 8 26 का आधा कितना होगा? 13 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी ध्यान है, प्रॉपर्टी ध्यान है तो बड़े से बड़ा सवाल भी बना सकते हो, छोटे से छोटा सवाल भी बना सकते हो। प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 का आंसर 27 होगा, तो एग्जाम्पल 3 का आंसर 27 पे हमने टिक कर तो दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर उसके बाद। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है इसके अंदर। ट्रेपीजियम में भी एक होता है आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। और आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखो। बाकी सभी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? देखो, जैसे मानो हम जब ट्रेपीजियम बनाते हैं तो हम कैसा ट्रेपीजियम बनाते हैं? हम ऐसा ट्रेपीजियम बनाते हैं, बताओ, ठीक है। अब ये जब ट्रेपीजियम हमने बनाया है, हम इस ट्रेपीजियम का मान अगर कहे कि ये हमारा मान ABCD है, तो ट्रेपीजियम वो होता है जिसके आमने सामने वाले साइड क्या होते हैं? पैरेलल, बाकी दोनों पैरेलल नहीं होते, ठीक है। तो अगर जो ये नॉन पैरेलल साइड है ना, जो ये पैरेलल नहीं है, अगर ये भी आपस में बराबर हो गए, अगर हमारा यहाँ पर AB हमारे CD के बराबर हो गया, जो भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं वो भुजा बराबर हो गई, पैरेलल की बात नहीं कह रहा हूं, बराबर हो गई, तो वो ट्रेपीजियम कहलाएगा आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज जिसमें तिरछी भुजाएं बराबर होती हैं। समझ में आ गया बात? अब उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं वो देखो। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की, अगर इसकी तिरछी भुजाएं यानी इसके नॉन पैरेलल साइड बराबर है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। अब चूंकि ये दोनों के दोनों साइड हमारे बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा ना, ये भी एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल DAB बराबर होगा किसके? एंगल CBA के। बोलोगे सर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है कि अगर आप इसको ऊपर तक खींच के एक ट्रायंगल बना देते हो, अगर तक आप इसको ऊपर तक खींच के ट्रायंगल बनाते हो, अगर ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है और ये भी पार्ट आपस में बराबर होंगे, तो ट्रायंगल का ये पूरा साइड इस पूरे साइड के बराबर, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा इसके बराबर। इस बात का ध्यान है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद चूंकि ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड बराबर हो गए हैं, तो जो इनके डायगोनल हैं, जो इनके डायगोनल हैं, यानी यहां पर जो हमारी BD है, ये बराबर हो जाएगी किसके? ये बराबर हो जाएगी हमारी AC के। इस बात को ध्यान रखो। तो इसके चलते इसके डायगोनल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद आपसे कहा गया कि यदि एक ट्रेपीजियम को आप किसी सर्कल के अंदर रखते हैं, तो उस ट्रेपीजियम को पक्का क्या होना पड़ेगा? आइसोस्केलेस होना पड़ेगा। एक स्टूडेंट हमारे पूछ रहे थे कि सर अगर ट्रेपीजियम के अंदर सर्कल बनाए तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? सब कुछ निकालेंगे, चिंता मत करो। अगर ट्रेपीजियम के अंदर सर्कल बनाओगे तो वो भी रेडियस निकालेंगे, उसकी परेशानी नहीं करनी है आपको। फिलहाल जो पढ़ा रहे उसके ऊपर फोकस करो। मैंने आपको कहा है कि मानो आपने ये ट्रेपीजियम बनाया और इस ट्रेपीजियम में आपने कहा कि सर दोनों नॉन पैरेलल साइड हमारे क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। यहां पर इसके चलते क्या हो जाएगा? इसके चलते ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। उसके चलते फिर क्या हो जाएगा? दोनों हमारे यहाँ पर डायगोनल विकर्ण जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें पता ही होता है कि ये दोनों एरिया जो है वो बराबर है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा था कि यदि आप इसको इसके एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करते हो, ठीक है, आपसे ये बात कहा गया, यहां पर आपसे ये बात पूछा गया है पेपर में कि यदि एक ट्रेपीजियम को आप किसी सर्कल के अंदर बनाते हैं, ठीक है, जैसे मानिए यहां पर क्या है, इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं।
जैसे समझिएगा आप मेरी बात को, आप मान लीजिए कि एक सर्कल आपका ये है, दूसरा सर्कल आपका ये है। इस सर्कल के अंदर भी आपने एक ट्रेपीजियम बनाया है, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर भी आप सोच रहे हैं कि सर हम एक ऐसा ट्रेपीजियम बनाए। तो कभी भी आप एक सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम जब बनाएंगे ना, तो वो पक्का आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ऐसा नहीं बन सकता है फोटो, ऐसा फोटो बनेगा ही नहीं। यानी जब भी किसी भी सर्कल के अंदर आप ट्रेपीजियम बनाओगे तो वो पक्का क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होगा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और उसके अलावा आपको ये बात अच्छे से पता है कि एंगल एडीसी, ठीक है, और एंगल डीएबी। अब देखो यहां पर, अब चूंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाले कोनों का जोड़ कितना होगा, तो 180। ये हमारा चौथा पॉइंट आपके शीट में यहां पर अच्छे से लिखा गया है। तो ये टोटल हमारे कितने प्रॉपर्टी हो गए, 5 प्रॉपर्टी हो गए, पांचों पॉइंट हमारे लिखे गए हैं। पांचों पॉइंट को क्या रखना है, ध्यान रखना है, किसके लिए, आइसोस्केलेस के ट्रेपीजियम के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहा गया है, ठीक है, द लेंथ इन टर्म ऑफ ए एंड बी ऑफ ए पैरेलल लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ए और बी के पैरेलल लाइन सेगमेंट में, जैसे मानो हमने यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बनाया और इस ट्रेपीजियम में अगर हमने कहा कि इसका मान ए है, इसका मान बी है, और यदि ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, यदि ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, तो कहा गया यहाँ पर, ठीक है, कहा गया यहां पर द लेंथ इन टर्म ऑफ ए एंड बी ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल। उसके बाद हमसे ऐसा कहा गया, देखो क्या कहा गया वो समझो। आपका एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, आपका एक ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का नाम है आपका ABCD, और इस ट्रेपीजियम में कहा जाता है कि आपके ये दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को काटते हैं। आपके ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। एक रेखा है जो यहां से होकर गुजरती है, अगर मानो ये पॉइंट O है ना, तो एक लाइन है जो O से गुजरती है AD के ऊपर और BC के ऊपर, यानी ये लाइन ऐसे गुजरती है, ठीक है। और इस लाइन को हम कहते हैं XY। तो आपका एग्जामिनर कहता है इस XY का मान क्या होगा, XY का मान क्या होगा, यदि इसका मान 10 है और यदि इसका मान 12 है, तो इस XY का मान क्या होगा, ठीक है, इस XY का मान क्या होगा। तो आपको हमेशा से याद रखना है X से लेकर Y तक का जो मान होगा वो होगा 10 × 12 जमा 10 + 12, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 120 बटे 22 हो जाएगा, काटोगे तो आपका आएगा 60 बटे 11 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यही बात यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है। सॉरी 120 बटे 12 कह रहा हूं मैं, 2AB होगा, 2 × 120 × 12, यहाँ 2 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला ही सीधा का सीधा लिखवा देता हूँ, देखो, ताकि आसान हो जाएगा। अगर ये आपका मान B है ना, अगर ये आपका मान B है, फिर उसके बाद वैल्यू रख लेना, आपका ये मान B है, और अगर आपका ये मान A है, तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना है जो X से Y तक की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 2AB डिवाइडेड बाई A + B। सिमिलैरिटी लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू भी आएगी अच्छे से। यहाँ पर जो लिखा गया है ना कि ये जो EF का जो मान होता है वो क्या होता है, 2AB डिवाइडेड बाई A + B। जो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी लगाओगे, सिमिलैरिटी लगाने के बाद इनके रेशियोज को आप पता करोगे, आप अपने मन से एज्यूम करोगे कि ये M/N में था, ठीक है। फिर आप इस ट्रायंगल में कंसीडर करोगे, इस ट्रायंगल में इस रेशियो को लेके आओगे तो ये भी M/N में आएगा। फिर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आप इस ट्रायंगल में लोगे, MN में है तो ये भी MN में आएगा। और सारा प्रूफ करने के बाद तब आपको फाइनल में रिजल्ट मिलेगा कि XY की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 2AB/A + B, 2AB/A + B होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये बात, हमेशा से ध्यान रहेगा। यानी अगर इसका मान 10 है और इसका मान 12 है तो 2 × 10 × 12 डिवाइडेड बाई 10 + 12, इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, हमेशा से ध्यान रखेंगे। तो आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहा है, ठीक है। सर आज माइंड तकलीफ कर लेगा भाई पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो बताओ कैसे काम चलेगा, हैं? छोटे छोटे सवालों से हो जाएगा काम, बताओ। प्रॉपर्टी नहीं जानोगे तो कैसे निकालोगे मेंस में? क्या लगता है पेपर हो जाएगा मेंस का बिना प्रॉपर्टी जाने, बताओ। SSC एक शतरंज का खेल है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। SSC एक शतरंज का खेल है, और शतरंज में जिस तरीके से आगे क्या सजे होते हैं, तो प्यादे सजे होते हैं, ठीक है। जो सिपाही होते हैं ना वो आगे के रो पे लगे हुए होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होता है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, वो होता है राजा और मंत्री, वो एकदम बीच में होते हैं, ठीक है। तो SSC भी कुछ इसी तरीके से है।
प्री का अगर आप गेम देखोगे ना, तो प्री के गेम में जो जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं या जितने भी बच्चे फाइट करते हैं वो सभी के सभी होते हैं सिपाही। उसमें से कुछ कट जाएंगे, मर जाएंगे, छंट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मेंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होता है ना, वो होता है राजा और वो होता है आपका मंत्री, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। उनको अच्छे से पता होता है ये बात कि भाई मेरा प्री तो निकलना ही निकलना है। मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे जो टारगेट करके चल रहा हूं वो क्या चल रहा हूं, मेंस को लेके चल रहा हूं। प्री निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेंस को लेकर पहले दिन से तैयारी कर रहा है तो वैसे स्टूडेंट का 100% ये बात गारंटी है कि प्री निकलेगा ही निकलेगा। समझो मेरी बात को। तो आप लोग क्या फाइट करते हैं, जितने भी सिपाही होते हैं वो सोचते हैं बस इसको काट दें, उसको काट दें, उसको काट दें। फिर बोलते सर 10 दिन का स्ट्रेटजी बताइए ना, मैथ कैसे खत्म किया जाए। सर सिलेबस वो पहले हो जाएगा सर, सर पढ़ लेंगे सर पहले से, बताइए ना सर कैसे होगा, ठीक है। जीके कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, 10 दिन में कैसे खत्म करें। 10 दिन में खत्म कर लोगे जीके तुम, मतलब बाकी लोग तो पागल है फिर, बताओ ऐसे कभी काम होता है। तो पहले दिन से ही आप अपनी तैयारी रखिए। किस चीज के लिए, मेंस के लिए। बच्चे कह रहे हैं आपने ज्योमेट्री इतना पढ़ा दिया सर कैसे पढ़े। अरे भाई इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप जो है क्या कितना पढ़ पाए, आप ये बताइए ना। इतना पढ़ाने के बावजूद भी हो सकता है एक आधा सवाल इसके अंदर से ना आए, हो सकता है किसी और प्रॉपर्टी पे आ जाए। ये तो सिर्फ चीजें बेसिक हैं जो आपको जाननी है। अच्छे सवाल भी हैं, आपको आसान सवाल भी हैं। कौन सा मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं, नहीं मुझे अलग से पैसे दो लाके। मैंने आपको 30 घंटे की जगह आपको ज्योमेट्री 100 घंटे पढ़ा दिया है, 70 घंटे के मुझे पैसे दीजिए। कहा है आपसे? जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको पूरा नोट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं, जो आपको शीट पे शीट शीट पे शीट दिए जा रहे हैं, तो आप लो ना उसको। क्या फायदा है, क्या दिक्कत है। पढ़ते रहो यार, पढ़ोगे तब ना आगे बढ़ पाओगे। परेशान हो जाते हो यार। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, आप ये सोच के कभी मत आना कि फलाने सर ने 30 क्लासेस में खत्म कर दी तो मैं भी उतने में खत्म करूंगा, ठीक है, या फलाने जगह पर 20 क्लास में खत्म हो गया तो उतने देर में हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। मैंने पर्सनली सीजीएल निकाला है, मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने हर एग्जाम को दिया है, मुझे पता है कंसेप्ट कितने डीपर होते हैं। मैं आपको कभी भी एक रैंकर की तरह पढ़ाना चाहता हूँ, एक टॉपर की तरह आपको बनाना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ सिलेक्शन नहीं लो जाके कि एमटीएस में सिलेक्शन ले लिए, जीडी में सिलेक्शन ले लिए। अगर आप सीजीएल बना है और सीजीएल का वैकेंसी है तो मैं मानता हूं कि आप उसमें एक इंस्पेक्टर बने हो, और इंस्पेक्टर के लिए बने हो तो उस हिसाब से तैयारी करो। मेरे कहने से आप इंस्पेक्टर नहीं बन जाओगे। जब तक मैं वैसा नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक मैं आपको वैसा कंटेंट नहीं दूंगा, आप कैसे बनोगे। हमारे खुद के एप्लीकेशन पे 3 अलग अलग टीचर हैं, मैथ्स के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं। सभी की फीस भी बराबर होती है हमारी, ठीक है। मैथ की जितनी फीस है उतनी ही इंग्लिश की है, उतनी ही रीजनिंग की है। कभी सोचा है कि कंटेंट सबसे ज्यादा किनका है, सबसे ज्यादा घंटे किनके हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस सब्जेक्ट का है। लेकिन फिर उतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी मैथ की फीस कभी रीजनिंग से कम होती है या फिर बराबर होती है। कभी मैंने ज्यादा क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं फीस में बिलीव नहीं करता। इस बात को ध्यान रखो। जो बिलीव होता है मेरा हमेशा की कंटेंट में। मेरी फीस 100 रुपए भी हो जाए, अगर एप्लीकेशन उतना रखना चाहे तो रख सकती है, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फीस डिसाइड मैनेजमेंट की तरफ से होती है, लेकिन पढ़ाना क्या है वो मेरे तरफ से डिसाइड होता है। मैं कितना घंटा पढ़ाऊंगा वो मुझे तय करना है। इस चीज के लिए मुझे यहाँ कोई प्रेशर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो चीजें हैं वो तो हैं सर। इतने सारे क्वेश्चन लगते हैं, देख के डर लगता है यार। प्रॉब्लम यही तो है, देख के डर लगता है। तो क्या लगता है आपको, जाओगे पहले दिन और बोलेंगे एसएससी वाले आइए इंस्पेक्टर साहब बैठ जाइए। यार तैयारी चपरासी की थोड़ी कर रहे हो, खुद तो सोचो। चपरासी की तैयारी कर रहे होते तो मैं समझता कि चलो चपरासी बन भी जाओ, उसके लिए कुछ नहीं पढ़ना होता है। जीडी की तैयारी कर रहे हो क्या बैठ के वहां पे, इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कैसे होती है ये बताओ जरा। ऐसे तो हर ऐरा गहरा नत्थु ठहरा आए और इंस्पेक्टर बन जाए। फिर आप में खासियत क्या है, आप ही क्यों बनोगे इंस्पेक्टर ये बताओ। पहले बनना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। सवाल में देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। यहां से जितनी भी चीजें हैं ना वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। ये 4 ही एग्जाम्पल्स हैं, चारों खत्म कर लेंगे हम अगले क्लास में। फिर थोड़ा सा काइट बचा हुआ है, काइट को खत्म करने के बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, ठीक है। इतना काफी है, ज्यादा लोड ले लोगे फिर आप लोगों का दिमाग फट फट जाएगा।
ठीक है, पढ़ते रहो यार। देखो जो स्टूडेंट डेली पढ़ रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम में कौन आ रहा है पता है? आज एक दिन पढ़ाई किया, 2 दिन तक छुट्टी पे चले गए, मार्केट में चले गए, ठीक है, 3 दिन तक कहीं और गायब हो गए, और फिर उसके बाद जब 3 दिन हो जाएगा तब बोलोगे अरे सर 4 गो क्लास हो गया, कैसे पढ़े ये बताइए पहले, बताओ। तो हमारी क्या गलती है? हम तो पूरा पढ़ा रहे हैं, हम डेली पढ़ा रहे हैं, आप डेली नहीं पढ़ रहे, इसमें आपकी प्रॉब्लम है। आप बोलो कि सर सर्कल देखो, अभी सर्कल बचा हुआ है, आप बोलो सर 3 क्लास में सर्कल खत्म कर दो, मैं 3 क्लास में खत्म कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 50 पन्ने की पूरी एक थ्योरी की शीट है, प्रैक्टिस की शीट है, मैं नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको आऊंगा 20 सवाल करवाऊंगा, 20 सवाल के माध्यम से पूरा का पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा। बोलो चाहते हो वो? चाहते हो तो क्या दिक्कत है? ज्योमेट्री के बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद सर्कल बचता है ना, 2 दिनों में आपका सर्कल खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। 2 दिन लगेंगे और 2 दिन में मैं पूरा सर्कल खत्म कर सकता हूं। सारी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा वो मैं आपको बताता हूं, जब आप पेपर देने जाओगे और वहां पर आपसे सवाल नहीं बनेंगे सर्कल के, तब पता चलेगा यार सर्कल पढ़ा है, आधा अधूरा पढ़ा है। ट्रायंगल को पढ़ाने में 40 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है, 4 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जब चीजें पढ़ रहे हो तो पढ़ो फिर, ठीक है। 10,000 का कोई फीस नहीं रख दिया आप लोगों के लिए, इतना मत परेशान हो। ना कोई आके आपसे अलग से पैसा वसूल रहे हैं, ठीक है। जो इतना परेशान हो रहा है यार मेरे साथ, मतलब बच्चे ये कह देते ना, मतलब बाकी जगह ये होता है कि सर खराब पढ़ाया इस वजह से उनका कोर्स छोड़ दिया, ठीक है, या इस वजह से वो टीचर पसंद नहीं है, या इस वजह से हम वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। कहीं पर होता है कि सर बहुत कम पढ़ाया इस वजह से हम वीडियो नहीं देखते हैं। यहाँ पर बच्चों को ये दिक्कत है मुझसे कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा कम पढ़ाओ। यार इसमें प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ पहले। ज्यादा पढ़ा रहा हूं ठीक है, इरेलीवेंट तो नहीं पढ़ा रहा ना, तो बकवास की चीजें तो नहीं पढ़ा रहा, कैट के लेवल की चीजें तो नहीं पढ़ा रहा, जीमैट के क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा आके, कारपेट थ्योरम तो यहाँ के नहीं पढ़ा रहा, मास पॉइंट ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा रहा आपको, जिसका आपके सिलेबस के साथ कोई संबंध ही नहीं है। वही चीजें करा रहा हूं जिसका उपयोग आपको करना है, जिसकी जरूरत आपको है। ट्रेपीजियम में 50 प्रॉपर्टी होते हैं, आपको 10 प्रॉपर्टी करवाई है, 40 छोड़ दिया, बताओ, क्योंकि वो 40 आपकी जरूरत की नहीं है। अब वो 10 में भी त्राही माम करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ फिर। दस ही तो प्रॉपर्टी बताई है यार ट्रेपीजियम की, 40 तो भी बाकी हैं, बताने पे है तो वो 40 भी बताई जा सकती है, लेकिन आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ा करो, मैं बार बार कहता हूं, जितना आज पढ़ाया उसको कल पढ़ के आओ तो ना फायदा होगा। पढ़ भी नहीं करोगे और फिर बोलोगे सर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, कैसे काम चलेगा बताओ। पढ़ा करो, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो मैं ये बात आपको अच्छे से कह चुका हूं और मैं आपको दोबारा से कहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने मेरे बैच की सभी वीडियो देख लेना, तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बशर्ते उसके इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। उसको मैथ्स में 200 में 200 लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकती है मेंस में और प्री में 50 में 50 लाने में। वो भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा ना, उसके हमेशा फुल स्कोर रहेंगे। जिसने मेरा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, अगर उसने इतना कर लिया तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये बात आप लिख लो। आप मुझसे एक सादा पेपर लेके आओ, आप उससे उसे साइन करवा लो, मैं साइन करके आपको दे दूंगा कि जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने उतना पढ़ लिया ना, उसका 90% भी आपने पढ़ लिया ना, 90% भी आपने पढ़ लिया, बाकी चीजों को छोड़ो, कोई किताब लगाते हो नहीं लगाते हो, कोई प्रीवियस ईयर लगाते हो कुछ नहीं लगाते, जितना पढ़ाया बस उसको पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन लेने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ये बात मैं आपसे कहता हूं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे आप लोगों के मेहनत पे और आप लोगों के विश्वास पे, अपने कंटेंट पे, अपने पढ़ाने पे, ठीक है। मेहनत करते रहो, मिलेंगे अगली क्लास में और धुआं करेंगे क्वाड्रिलेटरल को। अब देखो क्वाड्रिलेटरल की अगली क्लास में एक्सरसाइज कराऊंगा,
और ये जितने नालायक होंगे ना, जिन्होंने अभी तक थ्योरी पढ़ी नहीं होगी, फिर आके वहां मुझे परेशान करेंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो उसके पहले तुम जाके बेटा थ्योरी चुपचाप पढ़ लेना, तुम समझे ना। आज पूरा का पूरा शीट है, एक्सरसाइज के पहले जितनी बातें थ्योरी में लिखी गई है कायदे से उसको बैठ के पढ़ना, 4 बार 5 बार पढ़ना, ताकि जब एक्सरसाइज में हम सीधा ये एंगल बराबर वो एंगल लिख दे तो पूछो मत सर कैसे बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखो इतना। लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बाय।